नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। और प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। घूमने आए? बढ़िया है जी सब। बढ़िया। आप फोन कर रहे थे, मैं थोड़ा बिजी हूँ, कर लूंगा मैं। या फिर आज रख देना। एक रीनल तो जी वही सिस्ट वाला केस था। हाँ हाँ ठीक है। डॉक्टर नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। आपका भी है? डॉक्टर फोन बहुत किया डॉक्टर साहब आज। हाँ हाँ हाँ। अब तो कर ली। मैं आज तो नहीं, मैं कल शाम को आपका फोन उठाऊंगा, क्योंकि अब सुबह सुबह मुझे जो है ना, क्योंकि 20 तारीख तक जो है योग दिवस था, योग वो चल रहा है, 6 बजे अच्छा। चलना पड़ता है। तो उसके दूसरे दिन की वो बनानी पड़ती है कि कहाँ करना है। जी ठीक है डॉक्टर साहब, तो कल पक्का कर लीजिए। कोशिश हम करेंगे, बिल्कुल कंसाइज मीटिंग करा देंगे आप। जी किडनी स्टोन तो कम हो गया है, 20 mm का था 10 mm पे आ गया है, लेकिन सिस्ट कम नहीं। अभी मैं शुरुआत करता हूँ, फिर पहले रिव्यू लेंगे और रिव्यू लेने के बाद फिर जो है आप आज डॉक्टर हमारा भी केस ले लीजिएगा, पहला बहुत कई दिन से पेंडिंग है। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर हरिओम, बिलासपुर रामपुर उत्तर प्रदेश से। मेरा नंबर है 9927753780। आज की संगोष्ठी का प्रारंभ हम चरक वंदना से करते हैं। यदा मतस्य अवतरेण कर्णावेदिरुद्धिता तदा शेषराय तत्र बुभेदा सागम अवात्मान यतश्रेयवायातो ज्ञाता केन चिन्तिता तस्मान् चरिका नामान्यासो कयात्रेषु चित्तमण्डले सावातिचरिका आचार्यो देवाचार्यो यथा देवो सहस्रवदन स्यासोऽयेन ध्वंसो रुजाकृता पाताञ्जल महाभाष्य मनोवाक्याय दोषाणाम् अहित्रेयः पति अहित्रेयः पति नमः। आज एक दो रिव्यू। प्रणाम 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 प्रणाम। नमस्कार जी। नमस्कार 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 साहब। जिस किसी के प्रश्न हो, जिस किसी का केस हो, वो अपने हैंड रेज कर दें, हम एक एक करके लेते चले जाएंगे। और दो केस ऐसे हैं, और एक केस तो बहुत वंडरफुल है। शैलेंद्र जी आ गए। शैलेंद्र जी हैं। मैं उनका नाम शायद नहीं जानता हूँ पूरी तरह से, लेकिन वो हमारे ग्रुप में है। मैंने उनका नाम किसी दूसरे नाम से फीड कर रखा है। और उनका एक केस था जिसको IVF फेल हुआ था 10 साल पहले, और उनका 1 महीने में पॉजिटिव प्रेगनेंसी हो गई। और दूसरा, जिस किसी का रिव्यू हो रख दें। अभी कोई बता रहे थे। हाँ जी, आप प्रमोद जी आप बता रहे थे, बताओ अपना। सर ये बताऊं सर, वो एक गॉलब्लैडर स्टोन वाला। हाँ हाँ उसका सर वो दोबारा मैंने अल्ट्रासाउंड कराया आज, तो उसमें सर सब कुछ ठीक है। पहले 2 स्टोन थे, अभी खाली एक सिंगल दिख रहा है 7.3 mm का, जो कि लास्ट टाइम सबसे स्टार्ट जब हमने किया था तो 9 mm का था और एक 7 mm का था। तो सर 1.5 महीने पहले स्लज दिखा रहा था, उसके साथ दूसरा वाला स्टोन भी साइज ऐसे 7.4 था। तो अभी स्लज भी नहीं है उसमें, केवल एक स्टोन 7.3 mm का दिखा रहा है जी गॉल ब्लैडर में। और सर जो यूरिनरी ब्लैडर वाले हैं वो भी अभी 3.6 और 4.9 mm के हैं, लेफ्ट और राइट दोनों में है, छोटे छोटे हैं सर। बाकी
सर पिछली 1 महीने की पहले की रिपोर्ट में उसकी स्प्लीन था, थोड़ा माइल्ड एनलार्ज आ गया था, स्प्लीनोमेगाली। अभी की रिपोर्ट में सर ऐसा कुछ भी नहीं है, और केवल फैटी लीवर ग्रेड 1 चेंजेस हैं, जो कि पहले ग्रेड 1 था, वो ग्रेड 2 था पहले, अब वो ग्रेड 1 पे है। बढ़िया। तो सर लास्ट टाइम क्या हुआ था कि हम लोगों ने इनको ऐड किया था, सरसप तेल को नस्य और पान ऐड कर दिया था, उसके बाद रोहितिका रिष्ट, और एक्स्ट्रा में पुनर्नवादी मंडूर, अशोकनीवटी, शरपुंगा चूर्ण। ये आपने स्प्लीन का, क्योंकि स्प्लीनोमेगाली आती है इसलिए ऐड कर दिया था। तो सर मेरा पूछना ये था कि अभी सर जैसे सब कुछ ठीक है, तो उनका जैसे हम पहले जो चल रहा था कनका वासा मंजिष्ठा पुनर्नवारिष्ट और एम्लिकोडियस आरोग्यवर्धिनी वटी शिलाजीत प्लस कैप्सूल अणुतैल नस्य, सर यही सब रखे, और उसके साथ एक गोक्षुरादि कषाय ऐड किया था। पंचतिक्त घृत पहले चल रहा था, वो बंद कर दिया था मैंने, सरसों का तेल उसको पीने के लिए बोल दिया था। तो सर वापस हम उसी चिकित्सा पे आ जाएं कि इस चिकित्सा पे रहें जो हमने स्प्लीन को ध्यान में रख के पहले किया, पिछले महीने चेंज किया था। सर और एक पेशेंट का एक और है, पेशेंट का वेट पहले 2.5 महीने में बिल्कुल कम नहीं हुआ था, लेकिन अभी पिछले 1 महीने में जब ये चेंज किया तो करीब 1.5 किलो कम हुआ है उसका वजन। पहले बिल्कुल वजन कम नहीं हो रहा था, 80 किलो था, 80 का 80 था है, अभी इसका 78.5 हो गया, मतलब 1.5 किलो कम हुआ है सर। एक उसको द्राक्षा सब ऐड कर दो। द्राक्षा सब सर, ठीक। सर सर ये प्रणाम। फलत्रिकादि बीच में हमने उनको जो ऐड किया था, फलत्रिकादि क्वाथ और गोक्षुरादि कषाय, ये सब नहीं स्टार्ट करेंगे दोबारा? ये सब दोबारा से सब चल रहा है, केवल द्राक्षा सब ऐड करना है। अच्छा सर, सब जो चल रहा था अणुतैल, वापस अणुतैल नस्य देने लगूं? हाँ वो चलने दो। पहले अणुतैल से स्टॉप करके सरसप तेल मैंने कर दिया था पिछली बार। हाँ आपने कहा था। मैं म्यूट कर रहा हूँ सबको, आप अपनी माइक खोल लेना। अब बताओ आप। सर सरसप अणुतैल नस्य कर दूं, और ये कनका वासा मंजिष्ठा पुनर्नवारिष्ट कर दे, और गोक्षुरादि कषाय, फलत्रिकादि का काढ़ा, आरोग्यवर्धिनी, एम्लिकोडियस, पुनर्नवादी मंडूर चलेगा सर? हाँ बिल्कुल चलेगा। और अशोकनीवटी चलेगी। 1 महीना हो गया सर, अशोकनी 1 महीना हो गया। चलने देना उसको, चलने देना। अच्छा, शरपुंगा स्टॉप कर दूं सर अब? सरपुंगा हाँ वो हटा सकते हो, और द्राक्षा सब और रोहितिका रिष्ट भी स्टॉप कर दे रहे सर? नहीं, रोज का रिस्ट चलने देना, द्राक्षा सब लगाओ उसके साथ। अच्छा सर, ठीक ठीक, थैंक यू सर स्प्लीन के लिए सरसप तेल, एक्सक्यूज मी मैम, सिर्फ इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन। जी जी मैम, जी मैम। सरसप तेल का नस्य सर स्प्लीन के लिए क्या, मतलब क्यों दिया गया? मैम पिछली बार सर ने ये बोला था कि सरसों के उसका तेल का नस्य जो है स्प्लीन के लिए इसलिए दिया गया कि स्प्लीन की वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन सरसों का तेल ही है। पेशेंट को मैं इसलिए पिला नहीं रहा था, अभी पिलाऊंगा बाद में सरसों का तेल 10 ml सुबह शाम करके पिलाना है मुझे। लेकिन अभी क्योंकि हाँ लिवर फंक्शन अभी ठीक नहीं हुआ, इसलिए मैं सरसों का तेल और घी बंद करे हुआ हूँ, और थोड़ा सा स्प्लीन अपने ठीक उसमें आ जाएगी, तब फिर मैं सरसों के तेल को भी 10 ml सुबह शाम करके पिलवाऊँ। सर स्प्लीन अभी एकदम ठीक है सर, पंचतिक्त तो घृत अभी नहीं है, नहीं अभी नहीं है, अभी उसकी संप्राप्ति उठ सकती है दोबारा से। जी ठीक ठीक ठीक, थैंक यू। तो कल वाले स्प्लीनोमेगाली में का क्या रूल है सर? कल वाला जो स्प्लीनोमेगाली था, कल का एक केस था ना जिसमें रक्तपित्त, अधोग रक्तपित्त निकला और स्प्लीनोमेगाली निकली, वो पद्माकर सर का 5 ग्राम हीमोग्लोबिन निकला, उसमें सरसप तेल क्यों नहीं सोचा गया सर? देखो जो ये तेल जो होता है ना, ये सरसप तेल जो होता है, ये उष्ण होता है, और वहां पर रक्तपित्त पहले ही बना हुआ है। हाँ, रक्तपित्त वहां पहले ही है, और उसकी संप्राप्ति अम्लपित्त से वो उसको बढ़ा देगा। अभी उसको शांत करके तब उसको देखेंगे। पर सर आपने तो ये भी तो बोला था कि उसमें जो अवरोध है वो कफज है कफज, लेकिन वहां पर जो संप्राप्ति बनी थी वो अम्लपित्त से ही बनी थी, और इसमें क्योंकि रक्त खुद भी खुद दूषित है, और हम सरसों का तेल पिला देंगे, तो एक चीज का ध्यान रखा जाए कि सरसों का तेल खुद उष्ण होता है। हाँ। तो उसको हम देंगे, लेकिन उसको हम बाद में देंगे जब उसके जो यूरिन में जो ब्लड आ रहा है वो रुक जाएगा,
और ब्लड बढ़ना बंद शुरू हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा, तब हम उसको सरसों को तेल का वो देंगे कि अब कफ सच की कहीं भी संप्राप्ति होगी तो फिर उसको मतलब कहना चाहिए उसका नाश कर देगा कफ का और स्प्लीन कर देगा। अभी हम डायरेक्ट एकदम दे देंगे, संप्राप्ति हमारी भंग होगी ही नहीं। हम इन सर एरेंटेल, ठीक है। आप सीमा जी के सर केस में एरेंटेल, सबसे पहले सीमा जी एरेंटेल कुछ नहीं, सीमा जी के केस में सबसे पहले यही तो गलती करके आए थे कि उनको पंचतक जहर दे दिया था, उससे फैटी लिवर सीधे बढ़ा था और लिवर ठीक नहीं था, इसलिए दोनों चीजें एक साथ बढ़ के आई थी। बाद जब हमने उसको बंद किया और रूक्ष दे दिया, अब क्योंकि वायु पहले से ही मतलब पित्त जो है पहले से ही इस समय रूक्षता को प्राप्त है, वायु और ज्यादा रूक्ष हो जाएगी, इसलिए उसको शांत करने के लिए द्राक्षा सबका दे दिया मैंने। अब थोड़ा सा ये द्राक्षा चला जाएगा तो वायु तो काम प्रकोपित भी नहीं होगी और कफ क्षय होता चला जाएगा। कफ का क्षय का मतलब कफ की जो संप्राप्ति है जिससे कि वो स्टोन बन रहा है वो भी कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा ना हो कि पित्त बढ़ जाए, उसको शांत करने के लिए द्राक्षा सब देती है। सर यहाँ पर अशोगनी को भी पित्त को ध्यान में रखते हुए करा है हमने, कफ को ध्यान में रखते हुए। मैम अशोगनी, सर मैं बताऊं? हाँ जी मैम। एक्चुअली मैम स्लज आया था, स्लज, तो स्लज का मतलब उसमें फिर अर्शसम चिकित्सा की जाती है मैम। पॉलिप के जब स्लज बन गया ना उसका, तो जी। उसको फिर अर्शसम मानते हैं, और जो अशोगनी के वो है ना द्रव्य, वो जी नीम जी, दारू बकायन हल्दी और वो, नीम और वो हाँ जी। हाँ हाँ, वो सीधा लिवर पे काम करते हैं, और इसीलिए जो है सर बताते हैं कि अशोगनी लेनी है। जी मैम, थैंक यू। लवजीत जी हैं? हाँ जी सर। संगीता मैम का ले लो, 4 दिन से ना, परेशान अभी मैं रिव्यू ले रहा हूँ लवजीत, अभी मैं रिव्यू ले रहा हूँ। लवजीत जी हैं? अच्छा रिव्यू, ठीक है ठीक है। हाँ जी सर, नमस्कार। लवजीत जी, सरजीत जी नहीं, लवजीत जी। लवजीत जी अगर सुन रहे हैं फेसबुक पे तो वो एक थोड़ा आ जाए। नमस्ते सर, मुझे भी रिव्यू देना है। ठीक है ठीक, अभी अभी वो एक डॉक्टर शैलेंद्र जी आ गए। शैलेंद्र जी अभी नहीं आए। नहीं, शैलेंद्र जी भी नहीं है, लवजीत जी भी नहीं है। अच्छा ठीक, चलो आप भारती जी आप रखो। हाँ सर, मेरी जो एक 6 महीना पहले एक रोमेटॉइड आर्थराइटिस की लेडी पेशेंट चल रही थी, 47 ईयर ओल्ड, तो उसको तो नियर अबाउट मोर देन 90% आराम है, काफी आराम है। लेकिन उसको जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, उसको गॉल ब्लैडर स्टोन 22 mm का था है मतलब, और फ्लश भी तैयार हो गया था। तो उसके बारे में आपने कहा, मतलब हमने सोचा था कि बाद में देखेंगे, तो अभी उसका एलोपैथी नियर अबाउट 80% से ज्यादा कम भी हुआ है, और थोड़ा एक वीकली एक लिपोट्रिक चल रहा है, और एक एंटी कैंसर जो है 2-3 दिन के बाद में एक बार लेती है, बाकी और कुछ सारी मेडिसिन बहुत नहीं ले रही थी, कुछ जरूरत नहीं पड़ती, और पेशेंट बहुत इज वेरी हैप्पी। तो अभी गॉल ब्लैडर, और बीच में अभी मैंने 15-20 दिन से उसको ये मंजिस्का और मरनवा ये कॉम्बिनेशन चलाया था, क्योंकि उसको राइट तो में काफी पेन रहता था, बस उसकी एक कंप्लेंट रह गई थी, तो उसके लिए मैंने चालू किया, तो अभी तो वो भी नहीं है। हाँ एकदम, मतलब उसको ना के बराबर है, तो अभी वो पेन भी है। तो अभी ये गॉल ब्लैडर के लिए भी उपयुक्त रहेगा है ना? उसको बाकी वो अजमोदादी वगैरह सब बंद है, सिर्फ एरेंडा तेल चालू है, चारों सिरप चालू है, आरोग्यवर्धिनी चालू है, और अश्वशीला चालू है, प्रोबीडी। तो अभी उसको इपिगैस्ट्रिक साइट में यानी गॉल ब्लैडर साइट में पेन भी नहीं है, पहले भी नहीं था, लेकिन थोड़ा टेंडरनेस काफी था, वो भी कम हो गया है। तो अभी ये चालू रखना है, कंटिन्यू करना है, कैसे करना है जरा प्लीज गाइड करें। अभी इसको कंटिन्यू रखो। हाँ हाँ, यही कंटिन्यू रखो ना। हाँ अभी इसको 1 महीने कंटिन्यू करते रहो, क्योंकि ये मौसम ऐसा है कि इसमें जितना भी शरीर में, हेलो जी, हाँ 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 सही है। हेलो हेलो, हाँ अभी 1 महीने तक इसको रखो ना आप। ठीक है यही। हाँ क्योंकि इस समय ऐसा है ना कि हमारे पास काल है।
पंचतिक्त घृत वगैरह देने की तो जरूरत नहीं, क्योंकि बीच में अभी उसको अभी 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 पंचतिक्त घृत शुरू कर सकते हैं, कर दें आप हाँ उनको, ठीक है। और जिस दिन बरसात शुरू हो उस दिन बंद कर देना। हाँ, बरसात तो यहाँ 1-2 बरसात हो गई है, ज्यादा नहीं हुई है। हो रही है बरसात वहाँ? 1-2 हो गई है सर, ज्यादा नहीं हुई है, मतलब 1 बरसात हुई है बस। मौसम अभी इतना बरसाती मौसम नहीं चालू हुआ है, लेकिन है मतलब माहौल है। चलो फिर भी उसको अभी शुरू कर देना, जब एक आध बरसात और हो जाए तो फिर कर देना शुरू। क्या पंचतिक्त घृत? हाँ और यही बाकी सब चालू रखूँ ना? 1 महीने के बाद फिर मैं सोनोग्राफी भी करके देख लूंगी और हाँ आरए वगैरह भी सब रिपीट करके देख लूंगी, तो और हमें भी अच्छा मतलब गाइडेंस मिलेगा उससे, हाँ, है यही ना? कंटिन्यू कर दो, बाकी सब ठीक हो जाए। अच्छा, और फिर उसको 15 दिन के बाद या 1 महीने के बाद कब सोनोग्राफी कराना है फिर? करीबन 2 महीने के बाद कराते हैं ना? अब तो 2 महीने के बाद ही कराना उसको। ओके, ठीक है, थैंक यू। और किसी को कोई रिव्यू हो? वो लवजीत जी आ गए? नमस्कार जी हरिओम जी, नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, बताओ आप। वो जो डॉक्टर राजेश वर्मा के भाई साहब थे, वो उस दिन फिर उनको नाइट में एडमिट कराना पड़ गया था। अच्छा तो वो अभी तक एडमिट हैं। अब उनका उनका सीरम क्रिएटिन और ब्लड यूरिया दोनों ही अचानक बढ़ गए थे। इससे पहले ठीक थे। तो अच्छा अब वो शायद कल में छुट्टी होके आएंगे, तब फिर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट वो स्टार्ट करेंगे। तो अभी वो मॉडर्न मेडिसिन पे ही हैं। हालांकि डायलिसिस उनका नहीं स्टार्ट हुआ, अच्छी बात ही है। अच्छा फिर उसके बाद हम लोग प्रयास करते हैं। जी जी जो भी मेडिसिन तो मैंने उसी दिन इनको दे दी थी, सारी की सारी, है हाँ ना। जी और बाकी देखते हैं। दूसरी चीज एक और इन्फॉर्मेशन देनी थी हाँ जी कि कल से एक हम अपने यहाँ पर योग शिविर करवा रहे हैं, जी 15 से और 21 जून तक, बड़े अच्छे लेवल का करा रहे हैं। हम्म। तो क्या उसको जूम के माध्यम से इससे जोड़ा जाए या ऐसे ही केवल चलने दिया जाए? मैंने खाली मन में हमारे विचार आया था। जूम के मैं माध्यम बिजी रहा हूँ से। क्या करवा रहे हैं डॉक्टर साहब, क्या करवा रहे हैं? योग शिविर एक करवा रहे हैं 7 दिवसीय। अच्छा जी, अच्छा। जिसका यही है कि वह 1 घंटे का चलेगा। वो प्रतिदिन रहेगा, सुबह 5:30 से 6:30 टाइमिंग है वो। और हमारे यहाँ हमारे अधिशासी अधिकारी हैं, उनके माध्यम से उनके ग्राउंड पे। तो वो अच्छे लेवल का रहेगा कि 30 मिनट प्राणायाम, 30 मिनट योग व्यायाम आसन का। तो बस मन में विचार आया, मैंने कहा चूंकि आप लोगों से सब ग्रुप से जुड़े हैं। हाँ, यदि गुरुजी आज्ञा देते हैं तो उसका आप लिंक जो है ग्रुप में साझा कर सकते हैं, जिसको सुविधा रहेगी वो ज्वाइन कर लेंगे। हाँ वही मैंने इसलिए पूछा, क्योंकि फिर अदरवाइज मैं केवल ये था कि उस पे ना करके, और हमारा जो यूट्यूब चैनल है उस पे करते हैं हम, और फेसबुक वाला उस पे करते हैं। तो मैंने कहा पहले आप लोगों से बात डिस्कस कर लें, जैसा आप बताएं वैसा करें। नहीं, आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें जूम का अपना देना पड़ेगा आपको, क्योंकि उसमें है क्या ना, मेरे सामने जी भी दिक्कत ये है कि मेरे को भी इस समय 6 बजे हम लोगों को निकलना होता है यहाँ से, तो हाँ, हमारा आप लोगों को प्रोग्राम भी चल रहा है। कराना रहता हाँ, जो है। आपका प्रोग्राम तो चल आज रहा है से ही वो शुरू हो गया होगा। 14 से 20 तक हमारा भी चल रहा है। 21 को हमारा ब्रॉड स्पेक्ट्रम पर जो है वो रामपुर जिले में है, जिसमें 10,000 योग योग जो सीखने वाले हैं उनका हमें टारगेट दिया गया कि 10,000 लोग इकट्ठे होने चाहिए। और इस समय तहसील लेवल पर हम कर रहे हैं, जैसे कि आज मैंने जो है वहाँ खाद्य सुरक्षा का वो है उनके वहाँ जी किया था। कल मेरा इंटर कॉलेज में है, परसों जो है वीडियो के यहाँ है, और फिर उसके बाद शनिवार को चीनी मिल में है, और इतवार को जो है वो पतंजलि योगपीठ में है, और सोमवार को चिकित्सालय में, और 21 तारीख को फिर रामपुर। हाँ मैंने सिर्फ इसलिए डिस्कस किया कि देखिए, एक तो होता है कि हम योग को एक दिन करवा रहे हैं, जी और एक होता है 7 डेज का हमने स्पेशली अपने पर्सनल इंटरेस्ट पे रखा, जिसमें वाकई में लोग आकर के ट्रेंड होते हैं, और फिर वो उसको 10% लोग अपने जीवन में उतारते हैं। तो जी बस इसलिए थोड़ा सा नहीं, मन करा कि मैं साझा करूं। आप उसमें लिंक डाल दीजिए, जो सब लोग जुड़ना चाहेंगे तो जी जुड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं। जी जी, चलिए ठीक है। सर तो शैलेंद्र वर्मा जी आ गए, हाँ उनका बताओ। शैलेंद्र जी अब बताओ आप अ, अपना जो एक केस प्रणाम था सर। आपका। हाँ प्रणाम सर, सभी को हाँ नमस्कार। प्रणाम। सर आपके मार्गदर्शन से हमने एक लेडी पेशेंट थी, उनके पहले लिए। पूरा जो उनकी हिस्ट्री बताओ पेशेंट की, कि क्या क्या उनके साथ हुआ था, फिर आप अच्छा परेशान सर, थी, आपके पास आई,
फिर जी जी जी। एक्चुअली क्या हुआ कि सर मतलब 4 साल हो गए थे शादी को, तो उनको मतलब अभी कंसीव नहीं हो पा रहा था। सर प्लीज तो थोड़ा सा लाउड, सर जी वॉइस जी थोड़ा जी थोड़ा सा हाँ लाउड वॉइस लाउड। हल्की है बहुत। जी हाँ जी जी जी। अब आई मैडम? जी सर, थैंक यू जी जी, जी बोलिए। वेलकम। ये एक्चुअली क्या है कि 4 वर्ष से वो मतलब मैडम कंसीव करने के लिए सोच रहे थे, लेकिन वो उनको हुआ नहीं। तो फिर एक उन्होंने आईवीएफ सेंटर की तरफ रुख किया है। वहाँ पर उन्होंने आईवीएफ सेंटर में अभी पिछले 8 माह पहले उन्होंने करीब 10 माह पहले ही एक आईयूआई प्लान कराया है उन्होंने। तो वो मतलब कंसीव नहीं हुआ उससे। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि आप ऐसा करिए कि आप लोग आईवीएफ की तरफ रुख करिए। उनका एक नेक्स्ट स्टेप ये था। तो फिर उन्होंने इसका प्लान उन्होंने 29 दिसंबर को उनका ये आईवीएफ हुआ, जो आगे चल के वो मिसकैरेज में बदल गया। तो क्या हुआ कि वो काफ़ी परेशान और हताश हो गए थे उस चीज़ को लेके। फिर उनसे मतलब हमारी मुलाकात हुई। हमारे जानने वाले ही हैं, नज़दीक के ही हैं। तो उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया हमें। तो मैंने कहा कि मैं देखता हूँ इसमें क्या कर सकता हूँ। तो मैंने सर के साथ फिर कंसल्ट किया और उन्होंने सर ने कुछ हमें इस तरीके के उसमें बताया कि क्या हो सकता है क्या नहीं। तो सर ने मेडिसिन के थ्रू उनको, जब मैंने उनको बताया तो इसका रिजल्ट ये आया कि अभी मेडिसिन करीब करीब अभी 25 डेज के लिए ही चली और उनका आज रिजल्ट उन्होंने बताया तो वो उन्होंने कंसीव कर लिया। वो मतलब उनका जो टेस्ट था जो वो प्रेगनेंसी टेस्ट जी जी मैडम। तो वो पॉजिटिव आया। मतलब पॉजिटिव आया। तो अब उन्होंने हमसे ये पूछा है कि मतलब डॉक्टर साहब इसमें अब आगे क्या करना है और हमारी क्या मेडिसिन चलनी चाहिए। तो अब मैं यही जानना चाह रहा था कि सर के अब इसमें आगे की तरफ किस तरीके से हमने इसका ट्रीटमेंट को फॉरवर्ड करेंगे, कैसे क्या करना है और उनको क्या मेडिसिन और आयुर्वेद की चलाई जाए। उन्होंने अपनी एक समस्या और बताई थी कि उन्होंने जब आईवीएफ वगैरह जो उनका उस टाइम पर हुआ था, तो उसके शायद उसका साइड इफेक्ट ऐसा रहा था कि उनके बाल काफ़ी झड़ने लगे। तो फिर मैं उनमें ये जानना चाह रहा था मैम कि मतलब अगर ये इस तरीके की समस्या उनको आ रही तो उसको कैसे रोका जाए और अगली जो प्रोसेस रहेगी तो उसमें अब मतलब किस तरीके से उनको आयुर्वेद का ट्रीटमेंट दिया जाए, उसके साथ ही क्या मॉडर्न की तरफ रुख किया जाए और मतलब किस तरीके से आगे उसको प्रोसीड किया जाए। तो ये जानना चाह रहे सर थे। ट्रीटमेंट डिटेल्स दीजिए ना पहले सर, आज रिव्यू डे है तो आज जो सर ने ट्रीटमेंट आपने जो 25 दिन इलाज दिया जी 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 वो जी मैम बता जी दीजिए सर जी सबके लिए जी एक बार। जी जी हाँ जी। जी। उसमें सर द्वारा जो निर्देशित किया गया था उसमें स्त्री व्याधि हरण रस को 2 वीडी के रूप में चलाया गया था। उसके बाद पुष्प धनवा रस को 1 वीडी चलाया गया था और टैबलेट आरोग्य वर्धनी को 2 वीडी चलाया गया था बिफोर फूड। और उसके बाद एक सिरप कनकासव और पुनर्वारिष्ट, इन दोनों को 20-20 ml में ये उनको दिया गया था। और सर ने क्षीर वाला तेल उसका नस 4-4 बूंद सुबह शाम नस के लिए बोला था। ये छोटा सा ट्रीटमेंट सर ने जो कि बहुत ही मतलब फायदेमंद रहा उनके लिए, ये चलाया। कांग्रेचुलेशन सर। हरिओम सर, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, सर को मुबारक। बहुत 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 मुबारक। सर के द्वारा ही ये सब हुआ है। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि मतलब इस चीज को आगे कैसे प्रोसीड किया जाए, किस तरीके से मतलब उनको और बताया जाए कि मतलब उनका क्या अब पथ होना चाहिए। उनको मॉडर्न की तरफ रुक कर अगर वो जाते हैं अगर इससे तो वहाँ के अल्ट्रासाउंड वगैरह कराते हैं या कोई सीबीसी कराते हैं या कुछ तरीके से इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, तो डॉक्टर उन्हें क्या सलाह देते हैं तो उसको वो कितना फॉलो करना क्या करना। सर सर पहले सर प्रणाम सर। प्रणाम। सर इसमें एक बार तो ये बताइए फर्टिलाइजेशन क्या था, क्या हेतु संप्राप्ति रहा और किस हिसाब से मैनेज हुआ, वो पूरा डिटेल में बता दो प्लीज। और क्या आपने हेलो जी जी सर। इनके केस में था क्या ना, मैं वही इसलिए तो मैंने रखा, वरना मैं तो फोन पे डिस्कस करके बता देता या मतलब कहना चाहिए मुझे सबको बताना था कि इसमें क्या संप्राप्ति थी, इसलिए मैंने कहा हाँ एक बार रख दो, सबको समझ में आ जाएगा। जब इनका आईवीएफ हुआ था ना तो इनके पेशेंट का, तो मुझको ये लगा कि आईवीएफ हुआ, फिर उन्होंने उसको फर्टिलाइज किया, फिर उसको सेंट्रलाइज किया, फिर उसके बाद में उसका वृद्धि नहीं हुई,
फिर वृद्धि नहीं होने के कारण जो है वो अबॉर्स हुआ, फिर उसके बाद निराशाजनक परिस्थितियां 4 साल तक चलती रहीं। तो ऐसा क्या मतलब था, फिर पूरी हिस्ट्री ली गई और हिस्ट्री लेने के बाद मैं सिर्फ एक उस पे पहुंचा कि जो वहां पर मेद धातु की दुष्टि थी, वो क्योंकि हमारे जो ओवा होते हैं वो मेद धातु से ही बनते हैं। वहां पर वो जो ओवा थे, क्या ना आचार्य ने कहा ना कि ओवा बलवान होना चाहिए और स्पर्म बलवान होना चाहिए। ये जब तक दोनों में से कोई बलवान नहीं है तब तक वायु उसे तितर बितर कर देगी। अगर ये बलवान है तो उनका जो कॉम्बिनेशन है, जो मतलब कहना चाहिए जो उनके क्या बोलते हैं जो डीएनए है, वो डीएनए का जो कॉम्बिनेशन है वो जुड़ाव किससे होता है, वो हमारे कफ से होता है, वो हमारे मेद से होता है। और उस मेद के कारण ही जो है वो उनका जो एक क्या है वो एटीसीजी एक सीक्वेंस वाइज जो जीन्स है, वो जीन्स जो है वो उनके बीच में जब बॉन्ड बनता है दोनों के बीच में, तो वहां पर वो मेद धातु का जो स्निग्ध गुण होता है वो उसको संभाल के रखता है। और वहां से अगर ऐसा कुछ हुआ है तो वो वायु वहां से तोड़ देती है और फलस्वरूप उसका जो बच्चे की जो ग्रोथ होती है वो रुकती नहीं है। आयुर्वेद में सुश्रुतों से मूड बात की एक मतलब कहना चाहिए समस्या बताई है कि ये मूड बात है और किसी भी परिस्थिति में, वो तो आईवीएफ के द्वारा हुआ था, अगर नॉर्मल भी हो जाता तो वो मूड बात में ही चला जाता। तो वहां पर दोनों, अब क्योंकि मैन को एकदम डायरेक्ट हम उसमें नहीं ले सकते, उसका एक कारण था कि वहां पर अगर वो फर्टिलाइजेशन होता नहीं तो वो आईवीएफ कर ही नहीं पाते, या जब कर नहीं पाते तो फिर उससे दो चीजें सानिध्य में चली जाती हैं कि दोनों के ही स्पर्म या ओवा जो दोनों हैं वही दोनों कमजोर हैं, उनमें बल नहीं है। अब यहाँ वहां पर क्योंकि वो मतलब कहना चाहिए फर्टिलाइजेशन तो कर दिया उन्होंने, लेकिन उन्होंने उस ओवा की जो अपनी स्ट्रक्चर थी जिसमें एक बल होता है और जिसको बल होने के नाते कोई भी एंटर कर सकता है, समझ रहे हैं ना, कि वहां पर जब हजारों स्पर्म एक दौड़ में होते हैं तो उसको एक ही भेदन कर पाता है, और वो एक गया उसने आसानी से भेदन कर दिया। तो मेरे दिमाग में आया कि जब उसने आसानी से भेदन कर दिया होगा, इसका मतलब जो हमारा स्पर्म है वो बलवान था और ओवा जो है वो थोड़ा सा वीक था। मैंने क्या किया, मैंने उसको करने के लिए, अब आप कहोगे कि बासा रिस्ट आपने क्यों नहीं दिया या आपने मंजिष्ठा क्यों नहीं दिया, यहाँ पर कनका क्यों दिया? तब वहां पर मैंने कनका आसव इसलिए दे दिया, देखिए जब कनका आसव की अपनी एक और जो होती है क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी, हाँ उसकी एक अपनी प्रॉपर्टी होती है कनका आसव की। जब कोई आदमी भांग खाता है, ठीक है, तो भांग खाने के बाद उसकी जो आप देखते होंगे कि जब वो उसमें होता है तो उसमें क्या होता है कि वो भूलता है बार बार, मतलब अभी कुछ बोल देगा फिर उसको भूल जाएगा, और भूलने के उसको यही पता नहीं रहती है भांग खाने वाले के लिए कि मैं बोल कहाँ रहा था और इस सीरीज को मैं जोड़ूं कहाँ पर ले जाऊं। तो वो बोलता रहेगा और आदमी दूसरा वाला समझ जाएगा कि हाँ ये। वहां पर क्या है कि वायु का जो अपना गुण होता है वो एक से हटके दूसरे पे चला जाता है, और दूसरे जाने के बाद वहां पर मेद की दुष्टि होती है। और वहां भांग खाने वाले व्यक्ति को आप ध्यान से देखो, जो भांग खाता है वो उसकी मज्जा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसके शरीर में मेद धातु जो है वो धीरे धीरे करके कम होती है, और जब मेद धातु धीरे धीरे करके कम होती है तब उसके शरीर से मांस क्षय, ये आगे की प्रोसेस है जो होगा वो होता है। लेकिन वहां पर जो कनका आसव है वो मेद को ही कंसिस्ट करता है और मेद को ही बल देता है, और क्या नाम है मतलब वहां से क्षय करता है, और क्षय करने के बाद जो मांस धातु होती है उस मांस धातु का क्षय करना शुरू कर देता है। लेकिन अगर उसको हम सही मात्रा में उसको दें, और सही मात्रा में देने के बाद हम उसके साथ में ऐसा कोई ड्रग लगाएं जो कि ये मेद धातु का क्षय ना करके, बल्कि जो अपनी शिथिलता की प्रोसेस है, अर्थात शिथिलता जहां पैदा करेगा वहां रोक देगा, और रोकने के बाद मेद का डिपोजिशन शुरू हो जाएगा। सूतकावरण रस और स्त्रीव्याधि रस एक कॉम्बिनेशन है, उसको हमने इसलिए दिया क्योंकि सूतकावरण रस मेद को ही पुष्ट करता है वहां ले जाके, और खासकर ओवा के लिए वो बल देता है। वहां पर शिथिलता हमको पैदा करने के लिए, कि ये शिथिलता पैदा करने का मतलब ये नहीं कि वहां पर मेद शिथिल हो रहा है, वहां पर वायु के गुणों को शिथिलता पैदा करना, क्षम करना है, उसको शांत करना है। आप चुपचाप रहिएगा, बिल्कुल इधर उधर कुछ मत करिएगा, जो प्रोसेस हो रही है उसको होने दीजिएगा। आप अगर इधर उधर भागेंगी या आपने अपना काम जो नैसर्गिक काम है
वो तो करना ही करना है, लेकिन आपने अनैसर्गिक काम करना शुरू कर दिया तो ये हमारी प्रोसेस खत्म हो जाएगी। उसको हावी करने के लिए जो हमने स्त्री व्याधि रस दिया, उसके बाद ये छोटे छोटे से जो ड्रग मैंने 3-4 बताए कि मैंने पुष्पधन रस दिया तो ओज बढ़ाया। ओज बढ़ाने का मतलब वहां पर जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है उसकी जो क्या नाम है, कौन सा हार्मोन है, ईस्ट्रोजन। हाँ, वो हार्मोन को मैंने उसको इंक्रीज करने के लिए पुष्पधन रस दे दिया कि आप वहां जाएं, और जाने के बाद जो स्त्री व्याधि रस कर रहा है, जो मेद को शक्ति दे रहा है, क्योंकि वो मेद से बना हुआ है, इसलिए आप वहां पर जो है ये काम करें जाके। और बाकी जो सिंपल आरोग्य वर्धनी और जो सब दी थी, ये मैंने रस और रक्त धातु पे काम किया था कि यहाँ से अगर मेद अच्छा बन के चला जाएगा तो फिर वहां पर ये पुष्टि ठीक हो जाएगी। और वहां की कोई भी संप्राप्ति को मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि इनको ऐसा कुछ है, सिर्फ केवल ओवा पे ध्यान दिया था और उसको लेके फिर अगर अब आप कहेंगे कि बासा को आपने क्यों नहीं दिया, तो उसका भी कारण था कि बासा रक्त अगर मैं देता तो वहां पर कफ वो खत्म करता, जबकि वहां पर कफ की कोई समस्या थी नहीं, तो मैंने उसको नहीं दिया क्योंकि वहां पर कफ खत्म करता, वैसोडाइलेटर करता, तो वैसोडाइलेशन में कोई थी ही नहीं प्रोसेस, क्योंकि बाकायदा वहां से ओवा निकल के आ रहा है, लेकिन वो वहां पर कमजोर हो रहा है। इसलिए मैंने पहले इसको यही समझा, मैंने कहा अगर मैं इनको ये देता हूँ उसके बाद मेरे पास ऑप्शन बचते हैं, फिर मैं देखूंगा दूसरी संप्राप्ति कहाँ से हो रही। ऐसा नहीं है ये फाइनली था, लेकिन इसको देख के मैंने ये करना, पहले ये दे दें आप, उसके बाद देखते हैं फिर क्या होगा। और मैंने भी डॉक्टर साहब से यही कह दिया था, मैंने कहा आप उनको पहले ये देखें। और आप यकीन करो कि मेरे को ऐसा केस मैंने पहली बार हैंडल किया। वैसे तो बहुत आए, वैसे तो बहुत आए, लेकिन पहली बार हैंडल ये किया कि दिमाग दूसरी तरफ गया और तरफ जाने के बाद फिर वो संप्राप्ति को वहां से बन गई। सर अब उनके अगले प्रश्न का भी जवाब नहीं, अब उनके अगले प्रश्न का जवाब दे दो कि अब उनको जो ये एएनसी कराना है, एंटीनेटल चेकअप, उसमें वो उनको आयुर्वेद पे कैसे रखें। हाँ, अब उनको वो बता दो ना इनको। अब हम आप लोग जरा थोड़ा सा इसमें बताओ, फिर मैं बताऊंगा इसमें कि हमें मूड गर्भ को कैसे रोकना है, क्योंकि वो चीज हमको है, उनको है नहीं, लेकिन क्योंकि वो आईवीएफ सक्सेसफुल नहीं हुआ था, तो उसको ध्यान में रखते हुए उसकी बच्चे की ग्रोथ नहीं हुई थी, तो फिर इसको जी सर कहाँ जा रहा है वो, और वो अगर हमने नहीं रोका तो अब तो खैर हम तो रोक ही लेंगे, कोई दिक्कत। कितने महीने का हुआ था सर मिसकैरेज वर्मा जी? जी मैम ये 25 डेज से ज्यादा हो गया था। नहीं मतलब मिसकैरेज मतलब 1 महीना भी 6 वीक्स भी नहीं हुए थे, 8 वीक्स भी नहीं हुए थे? नहीं वो तो मैम हो गए थे, 8 वीक से ज्यादा हो गया था। बीटा एचएसजी उन्होंने करवाया था, तब अच्छी ग्रोथ थी उसमें। जब उन्होंने आफ्टर 15 डेज उन्होंने दूसरी बार बीटा एचएसजी कराया, तो उसमें अचानक से उन्होंने कहा कि इसका तो मतलब कोई ड्रॉप हो रहा है। जी और फिर उसके बाद उन्होंने जब टीवीएस किया उन्होंने, तो फिर उन्होंने कंफर्म कर दिया कि ये तो मतलब ग्रोथ इसकी बिल्कुल रुकी गई। तो मैंने उनसे पूछा भी कि सर मैडम ये इसमें ऐसा हुआ क्या, मतलब कि तो उनका कहना ये था कि इसमें पता नहीं इसका मतलब रक्त का प्रवाह रुक गया या इस तरीके का, उन्होंने ये बस इतना ही जवाब दे पाया वो। तो मैंने कहा ये तो मुझे सेटिस्फाई नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये आखिर हुआ कैसे। भाई आपने जैसा आपने बताया था, तो वो मतलब पेशेंट वैसे ही वैसा कर रहा है जैसे आपने निर्देशित किया उसको, तो फिर भी ऐसा अगर हो रहा है तो उसका कारण क्या है। उसके बाद सर के साथ हमने डिस्कस किया, तो रिजल्ट आप लोगों के सामने ही है कि सक्सेस मिली। सर इसमें द्राक्षासव देंगे और गर्भपाल रस देंगे और साथ में लघु मालिनी वसंत देंगे, ठीक है। और जो मासानुमासिक चिकित्सा होती है वो करेंगे साथ में। अभी जैसे 25 दिन का था, तो पहले हम भी यही सोच के चलेंगे कि पहले 2 महीने मतलब हमारे लिए सबसे ज्यादा क्रूशल होंगे। तो उसमें सर हम शतावरी प्लस शतावरी घृत का कैप्सूल, नवनीत और मिश्री, ये मैं अपने पेशेंट्स में देती हूँ सर जिनके रिकरेंट अबॉर्शन होते हैं। तो इससे बहुत ज्यादा है, क्योंकि वही बात है कि हमके मज्जा धातु और हमें गर्भ का भी पोषण करना है। लघु मालिनी और गर्भपाल रस प्लस शतावरी, नवनीत और मिश्री, धागे वाली मिश्री सर दूध के साथ। और बाकी सर हल्का सा प्राणायाम और भगवान की पूजा मैं जरूर बताती हूँ कि जो भी आपके आराध्य हैं उनकी पूजा जरूर करिए। बस सर इतने से 3 मंथ्स अगर प्रॉपरली निकल गए फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं है, और निकल ही जाते हैं सर, कुछ नहीं होगा। बाकी सर ऐड करेंगे सर, प्लीज आप ऐड कर दीजिए। हाँ, तो ये तो ठीक ही है। शतावरी का शतावरी आप किसी रूप में ले लें,
चाहे उन्हें घृत के रूप में ले लें और चाहे उनको चूर्ण जो है शतावरी चूर्ण दें। ठीक है, सर शतावरी कल्प चल रहा था, तो शतावरी क्या वही कल्प दे चल सकते रहा है हैं? तो आप उसमें एक काम करना, मुक्ता सुक्ति, प्रवाल भस्म, जी ठीक है, और जी सर। क्या नाम है, प्रवाल और नहीं प्रवाल पिष्टी, मुक्ता प्रवाल सुक्ति, पिष्टी। ये मिला देना जी सर यहाँ पे ये मूढ़ गर्भ का केस चल रहा है कि ये IUGR का केस चल रहा है? ये ऐसा हुआ था कि 4 साल पहले IVF हुआ था, वो फेल हो गया था और फिर नहीं सर, डॉक्टर सर 4 19 साल में पहले नहीं, 19 में अभी दो हाँ जी सर, 2.25 साल 2000 पहले। नहीं सर मैम, अभी ये पिछली बार ही हुआ है, ये 2020 में ही 19 हुआ है। दिसंबर 2020। अच्छा नहीं 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 मतलब मैं ये 29 सर 29 आपसे दिसंबर पूछ रही हूँ, 2021। जी सर, जी 21। मैम। अभी मैं सर ने शायद कुछ मूढ़ गर्भ बोला ना, मूढ़ गर्भ के मूढ़ बारे में वात बोल रहे बोला हैं। था सर ने मूढ़ वात बोला था कि वात ने जो है उसको टिकने नहीं दिया और इसलिए वो मिसकैरेज हो गया। सर का ये कहना था शायद, जो मेरे जी को मैम। समझ में। अच्छा ठीक। तो उसमें शतावरी वो आप शतावरी 9 महीने तक देनी है, ऐसे समझ लो। हाँ उसका एक कारण है, शतावरी दें आप, शतावरी घृत दें बीच बीच में 3 महीने के बाद जो है अभी से शतावरी घृत देना शुरू कर दें या कैप्सूल मार दें, सीधे सीधे घृत दे दें क्योंकि मात्रा ज्यादा देनी है। और पुष्पधर्म रस बिल्कुल ठीक, वो क्या नाम है, गर्भपाल रस बिल्कुल ठीक हो गया, स्वर्ण बसंत मालती रस बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है, और साथ में जो है वो उनको एक गोली या मतलब कहना चाहिए 2 गोली मानस मित्र भट्टी की। मानस मित्र सर भट्टी स्वर्ण आती है। बसंत मालती या लघु मालिनी बसंत? लघु मालती स्वर्ण बसंत। बसंत, अच्छा लघु मालिनी बसंत। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में लघु मालिनी का रोल। ठीक है, और सर इसमें शीरबला भी कंटिन्यू रख सकते हैं, इसीलिए हाँ, मैंने नहीं हाँ। बोला कि शायद आप शीरबला कंटिन्यू कराओगे तो मानस मित्र वटकम नहीं बोला था, पर वो भी जरूरी है क्योंकि स्ट्रेस फैक्टर नहीं रहना एक चाहिए। चीज और भी है कि गर्भिणी हाँ। में नस देना निषेध है। गर्भिणी में जी नस नस देना नस निषेध। हाँ यस। जी सर। पर सर प्रतिमर्श नस से तो बोला 2 रात को ऐसे हल्का सा लगा के सूंघ ले। कोई नहीं, मानस मित्र भट्टी दे दे, बाकी घी है वो अपना काम कर देगा शतावरी। अच्छा शतावरी घृत सर, ठीक। अच्छा सर मेरा एक और प्रश्न था, क्योंकि जब इन्होंने आज 2021 दिसंबर और आज हमारा हुआ जून में प्रेगनेंसी हो गई है ना, जी और जी इनका जी हेयर फॉल भी था, तो चलो पित्त के लिए तो जी। आपने मुक्ता और प्रवाल जोड़ दिया है ना सर, यही सोच के जोड़ा ना सर? ना, पित्त के लिए ताकि दोबारा से वो ना हो जाए, पित्त बढ़ के और वो ना हो जाए, वो तो तो यहाँ मैंने पे जोड़ा ही, हमें। लेकिन दूसरा काम एक और जोड़ दिया मैंने। हाँ बताओ। दूसरा काम ये जोड़ दिया है कि जो एंडोमेट्रियम की लेयर है वो प्लेसेंटा बने और बहुत टाइट से चिपक जाए। ये अच्छा, मुक्ता और प्रवाल से। हाँ, इसलिए मतलब सोच के तो सर यहाँ पे स्वर्ण माक्षिक और शतावरी भी तो उसको वो देगा ना बल, एंडोमेट्रियल मज्जा लाइनिंग को। मज्जा को सर बिल्कुल। यहाँ पे मुक्ता और प्रवाल के साथ यहाँ पे शंख, स्वर्ण माक्षिक और मुलेठी भी जोड़ना चाहिए और अनुपान परिपाठादि काढ़ा देना चाहिए। हाँ, तो वो अनुपान प्रभाटी काढ़ा इन्हें बता दो या ग्रुप पे लिख दो, वो मेरे को सर नहीं पर मालूम। मैं तो द्राक्षासव या वो बोला था द्राक्षासव या दाढ़ी मबले, तो दाने उससे हाँ वो तो दोनों चीजें बढ़िया है। हाँ उसका अनुपान अगर दाढ़ी मबले, मतलब मैं अपना अनुभव बता रही हूँ सर और हाँ मैं प्रश्न ये पूछ रही थी सर कि उस वक्त में इनको आज से 6 महीना पहले बहुत सारे हार्मोन्स एस्पिरिन वेस्पिरिन ये सब लगे होंगे जी है जी ना, जी तो मैडम। हाँ तो उसके प्रभाव के नाश हेतु क्या हम और कुछ ऐड करें इसमें? देखो जितने भी हार्मोन होते हैं ये सब वायु ही होती है। सर आपने तो बोला ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम्स, और जितने हार्मोन्स हैं दोज आर एंजाइम्स एंड काइंड ऑफ प्रोटीन्स, हम तो ये पढ़ते आ रहे। हाँ तो मैं तो कहता रहा हूँ वो तो सब होते हैं लेकिन और एक जगह बोला था ये जितने हार्मोन है धात्वाग्नि है, ये अग्नि का स्वरूप है। हाँ धातु अग्नि का स्वरूप है, तो ये वायु ही होते हैं पित्त के साथ। अगर जब तक ये वायु के साथ में अपना काम नहीं करेंगे, जैसे स्टेरॉइड होता है उसमें केवल वायु ही होती है, वो वायु ही बढ़ाती है। हाँ स्टेरॉइड वायु ही बढ़ाती है, बट जो बॉडी से हार्मोन निकल रहे हैं वो धात्वाग्नि का स्वरूप है, और हर एक धात्वाग्नि हर एक हार्मोन का स्वरूप है एक एक। धातु अग्नि धातु अग्नि स्वरूप तब है जब उसमें वायु है, अगर उसमें वायु नहीं है तो उसका कोई स्वरूप नहीं है। नहीं, जो हार्मोन है वो अग्नि ही है, लेकिन उसको चलाने का काम तो फिर वायु कर जाएगी, तो लेकिन है तो वो पित्त का स्वरूप हुआ ना। उनका हिसाब से जो धातु अग्नि है, जैसे कि इंसुलिन है, उनके यहाँ केवल इंसुलिन को जो
लिया है वो इनकी केवल अग्नि है। उसमें अग्नि पूरे मतलब कहना चाहिए जो अग्नि है वो अग्नि से पूरी अग्नि है, वो एक प्रकार से उसमें वायु का अंश नहीं है। और जो अंश मिलता है वायु को चलाने का वो मिलता है हमारी बॉडी से, और इसलिए ही इंसुलिन भी नुकसान करती है। और वायु को वो उसमें स्टोर कर नहीं सकते, वायु को कुछ नहीं कर सकते वो, तो इसलिए वो अग्नि ही दे सकते हैं। तो एक प्रकार से अगर हम दोनों का कॉम्बिनेशन देखें, उसकी जो अपनी देखें पाचक पित्त की भी अगर हम समीक्षा करें तो उसमें पित्त तो है, लेकिन उसके साथ में वायु जरूर अपना पूर्ण रूप से उसके साथ में लगी हुई है, अन्यथा वो उसको जो है वो कर नहीं पाएगी। हम सर वो तो बात ठीक है, वो तो बात है ही, वो तो श्लोक ही लिख दिया उन्होंने कि पंगु है दोनों, वो बात ठीक है। लेकिन जो मूल है, जो बेस है, वो तो सब पित्त ही है ना, जितने भी हार्मोन्स हैं या जितने भी, हाँ यही बोल रहे हैं। लेकिन पित्त है तो वहां पर मूढ़ वायु की, अगर अग्नि अच्छी थी तो मूढ़ हो कैसे गया? आपने अग्नि आप ये कहते हो कि उसकी उष्णता ने, वायु की जो उष्णता थी, जो पित्त की उष्णता या अग्नि की उष्णता ने वायु को रुक्ष कर दिया, इसलिए मूढ़ गर्भ हुआ। हाँ यस मैम हाँ सर ये इसलिए मैंने पहले जब क्वेश्चन पूछा कि आपने मूढ़ गर्भ बोला कि मूढ़ वात, दोनों में बहुत अंतर हो जाएगा, इसलिए मैंने पूछा कि मूढ़ गर्भ का केस है कि ये IUGR का केस है, क्योंकि करना भले ही दोनों में वात का अनुलोमन ही है, लेकिन वहां पे सिर्फ वहां पे बच्चा मृत हो रहा है। लीन गर्भ मैं दोनों में अंतर बता देता हूँ, दोनों में अंतर बता देता हूँ। मूढ़ बात कहीं भी हो सकती है, लेकिन जहां पर मूढ़ बात हो रही है वहां जहां पर मूढ़ से कोई भी डिजीज हो रही है तो फिर वहां पर उसका नाम बदल के फिर बात के आधार भी रख देते हैं कि अब यहाँ पर मूढ़ गर्भ हो रहा है, लेकिन वो हो वायु के द्वारा रहा है। और वहां स्थान कहाँ है, उस स्थान के हिसाब से, जैसे अगर कहीं अगर कहीं पर कोई भी दिक्कत हो रही है, कहीं पर ब्लेडर में कोई दिक्कत हो गई, तब भी वहां पर हम यही कहेंगे, लेकिन उसके स्थान के नाम से फिर उसका रोग अलग हो जाएगा, वो बोल हम जरूर देंगे उसके लिए। आचार्य सुश्रुत ने मूढ़ गर्भ की व्याख्या की है, लेकिन मूढ़ बात की व्याख्या जो है वो हमारे चरक आचार्य ने की है। दोनों में रिजेम्बलेंस ही है। सर आचार्यों ने ऐसे गणना की, कारणवात ही है सब जगह, लेकिन जैसे कुछ है लीन गर्भ, मृत गर्भ, वाताभिपन्न गर्भ, ऐसे करके कुछ गर्भ बोले हैं, जिसमें कभी बच्चे का एमनियोटिक फ्लूइड कम हो जाता है, कभी बच्चे का वेट नहीं बढ़ रहा होता है, कभी बच्चे में कोई वायरल इन्फेक्शन होके मर जाता है। तो ये वाले गर्भ की श्रेणी में आते हैं। जहाँ मूढ़ गर्भ बोला है वो ये श्रेणी में आता है कि जब बच्चा का डिलीवरी हो रही है तो कभी हाथ से निकल रहा है, कभी पैर से निकल रहा है, कभी बटक से निकल रहा है, कभी सर से निकल रहा है। तो ये जो पोजीशन होती है ये मूढ़ गर्भ में आती है कि बच्चा टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो वो निकल नहीं पा रहा है, तब सर्जरी की जरूरत पड़ती है या निकालते हैं। इसलिए मैंने पूछा था कि मूढ़ गर्भ पे बात चल रही है कि यहाँ पे IUGR पे बात चल रही है। मैं दोनों चीजों में डिफरेंस बता देता हूँ। जैसे शुक्र में होती है, वायु मूढ़ हो जाती है तो शुक्र को एकदम निकाल के बाहर फेंकती है। देखो वहां पर जो मूढ़ शब्द है ना, वो मूढ़ शब्द घोतक इस बात का है कि वो वायु है। अब स्थान कहाँ है, वो घोतक इस बात का है कि रोग वायु के द्वारा ये हुआ, उसका नाम ये रख दिया। जी दोनों में डिफरेंस मूढ़ मतलब विकृत। जी विकृत है वो, और निकाल के फेंकना है उसको हर हाल में, चाहे जो मर्जी हो कर लो, वो कुछ नहीं होने देगी वहां पर। इनमें दोनों में डिफरेंस हमेशा ध्यान रखना कि कोई पेशेंट अगर आपके पास शुक्र का आता है और वो कहता है कि मेरे को ऐसा ऐसा होता है और शुक्र 6 होने के बाद मुझे बहुत ज्यादा कमजोरी हो जाती है, तो कहीं पर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे वायु पे जाओ और वहां पर उसकी चिकित्सा करो और वहां उससे रोको कि आपको ये काम हम नहीं करने देंगे, अर्थात वहां से उसको हटाओ। अब हमको करना क्या है, इसी वायु को लेके पक्वाशय में आना है, इसी वायु को लेके पक्वाशय में आना है। डॉक्टर साहब एक ड्रग और नोट कर लो, निशोध चूर्ण 1 चम्मच सुबह शाम देना है। निशोध चूर्ण मैं एरन तेल बोलने वाली थी। है? मुझे लगा शायद थोड़ा सा एरन तेल चटाना चाहिए, सिर्फ थोड़ा सा, क्योंकि वात का अनुलोमन सबसे मस्ट है। ये सब मेडिसिन एक जगह है और एरन तेल चटाना एक जगह, लेकिन हाँ निशोध ठीक है, खबरें अभी थोड़ा सा हम थोड़ा सा ये देख रहे हैं कि वहां पर अगर एरन तेल बात का फर है, देखो तो हर तरफ से सोचना है थोड़ा। एरन तेल बात का फर है अगर, और हम उधर दे रहे हैं कफवर्धक औषधियां, ताकि एंडोमेट्रियम में ताकत मिले उसके लिए, और वहां पर जो प्लेसेंटा बने वो अच्छी तरह से उसका अटैचमेंट बढ़िया तरह से हो जाए।
एक तरफ हमने क्या किया, बात कफ को बढ़ाने वाली औषधियां दी कि अच्छा कफ बनना चाहिए शरीर के अंदर, और वो वहां जाके एंडोमेट्रियम में अपनी लेयर को अच्छी तरह से बनाए, और जब वहां पर प्लेसेंटा की उत्पत्ति हो तो वो, क्योंकि वो भी उसी के द्वारा होगी, और एक तरफ मैं एरंड तेल दे दूं तो वो क्या होगा, बात कफ हर होगा। बात को तो हरना ये अलग बात है, लेकिन कफ को भी हर जाएगा। और हमारा फिर जो अपना वो है हम बाद में देंगे, जब हम देख लेंगे कि स्टेबल हो गया है ये, अब कोई दिक्कत नहीं है, तब 6ठे महीने से 5वें महीने से फिर एरंड तेल देना शुरू कर देंगे। अब दूसरा जी ब्रिलियंट। हेलो जी सर, नमस्कार। मनोज अग्रवाल नमस्कार कोलकाता। नमस्कार सर, आद्यमान के चिकित्सा में चरक में भी जो है मूढ़वात का कॉम्प्लिकेशन बताया गया सर जी, और साथ में जो है जो भी ड्रग्स यूज किए गए हैं उसमें निशोध, दोनों तरह के निशोध, डेंगू, वचा, विडंग, इन सब की चिकित्सा में भी उपयोग के लिए बोला गया है। साथ में एरंड तेल भी बोला गया, लेकिन चूंकि ये प्रेगनेंसी का केस है और उसमें वहां पर ये भी बोला गया है कि मेद, कफ, पित्त और रक्त, इन 4 की चिकित्सा में हम लोग एरंड तेल का यूज करते हैं। सर आवाज नहीं आ रही, कट रही है। जी सर, तो अपने यहाँ पर जो आद्यमान की चिकित्सा है वहां पर भी जो बताई गई और अना की भी चिकित्सा बताई गई है, उस अना में भी 2 पार्ट बोला गया है, एक आमाशय समुद्र और दूसरा जो है पक्वाशय समुद्र का। तो यहाँ पर कौन सा का चिकित्सा करना ज्यादा उचित रहेगा टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन ऑफ मूढ़वात? यहाँ पर हमको दोनों को करना है, और दोनों को करने के लिए जो आमाशयगत बात है, अगर वहां पर कहीं पित्त की भी संप्राप्ति बन नहीं होगी जो अम्ल पित्त से संबंधित है, तो वो जो योग है ना, ये वाला शतावरी वाला, ठीक है, ये योग वहां पर काम करेगा। वो मतलब कहना चाहिए, आप ये समझ लें एज लाइक ड्यूटेनम से और सीधे सीधे हमारा पूरा जो हमारा ऊपर वाला पार्ट होता है आमाशय, उस पर काम पूरा कर जाएगा। और जो निशोध हमने दिया है वो सीधे सीधे पक्वाशय पे काम करेगा जाकर। तो दोनों तरह से हमको देखना होगा कि कहीं पर हम गलती ना कर जाए। जी सर। जी सर। अभी हम एरंड तेल देंगे, मान लो कोई मरीज जो है वो हमको नहीं पता है कि वो हमारे सामने है, और उसने मान लो हमने 2 चम्मच दे दिया और उसको रात को मोशन हो गए, तो उसकी कोस्ट जो है वायु से भर जाएगी। फिर आपने दिया तो 1 दिन और शांत करने में उसको लगेंगे 5 दिन। तो हम ऐसे ही कोई रिस्क नहीं लेंगे अभी इस समय कि आगे जाके कोई ऐसी दिक्कत हो जो कि हम जूझ के आए। और सर एरंड तेल से ये भी हो सकता है ना कि एक तो मेद का नाश हो रहा है और दूसरा कफ का भी नाश हो रहा है जो अपने बढ़ाना चाह रहे हैं, और दूसरा जो है कि उसका एक्सेसिव प्रोग्रेशन से पेशेंट का भी अबॉर्शन होने के चांसेस रहते हैं। बिल्कुल, वहां पर हमको ये देखना है कि कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएंगे ना। वहां पर हमको ये देखना है कि अब जब शुरुआत होगी तो उसकी मतलब कहना चाहिए प्लेसेंटा की शुरुआत होगी, और वो प्लेसेंटा की शुरुआत होगी अगर उससे पहले एंडोमेट्रियम मजबूत नहीं है तो फिर दिक्कत होगी, क्योंकि वहां पर एंडोमेट्रियम मजबूत करने के लिए भरपूर कफ चाहिए उसको चिपकाने के लिए, और वायु वहां पर इतना अपना असर ना दिखा सके जो कि कफ जो है वहां पर अपना काम ना कर सके। इसलिए उस पर ध्यान रखने की जरूरत है कि इस समय 3 महीने तक उसको किसी भी तरह से कोई भी, चाहे 3 महीने के बाद 4 महीने के बाद फिर हम वो स्टेबल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप ड्रग इधर भी कर दोगे, नहीं भी करोगे, या फिर मतलब कहना चाहिए केवल आहार विहार अच्छे पत्ते आहार पे रखोगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारा जो काम करना था वो हमने कर दिया। मेरा तो अपना ये है, क्योंकि मैं पेशेंट को बता देता हूँ कि कंसीव होने के बाद कि वैसे तो आप जाओ, लेकिन ये जो 4-5 दवाइयाँ मैं लिख रहा हूँ इनको आपको रेगुलर लेना है। आप अल्ट्रासाउंड जहाँ मर्जी हो वहाँ कराओ, जिस गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाओ उससे चले जाओ, और वो जो कहे उसे मानो, लेकिन ये मत मानना कि अगर वो ये कह दे कि हमारा जो है वो ये छोड़ना पड़ेगी तो आप उसे छोड़ के चले जाओ। अब नहीं आएंगे हम आपके पास। जी हाँ सर, ये फाइनल ट्रीटमेंट में फिर ये सर शतावरी घृत, गर्भपाल रस, लघु माली बसंत रस, मानस मृत बटिका, परिपाटी काढ़ा, निशोध चूर्ण, ये रहेगा ना? और उनको एक साथ में जो है नहीं, मुक्ता और प्रवाल भी रहेगा सर, वो छोड़ दिया आपने, मुक्ता और प्रवाल भी रहेगा। शतावरी, मुक्ता और प्रवाल। ठीक सर, ठीक है। और में क्या चलेगा सर? एक आरोग्यवर्धनी जरूर देते रहना 9 महीने तक पूरा, आरोग्यवर्धनी को छोड़ना मत। जी सर।
सर और सर एक चीज हेयर फॉल के था लिए जो पूछा था उसके लिए सर। वो सब इसी चीज हो जाएगा अपर इसी सर्कल। से हो ठीक जाएगा। ठीक है ठीक है सर। सर आरोग्य वर्धिनी आप रस रक्त धातु की शुद्धि हेतु दे रहे हैं क्योंकि रस हाँ और हमें हाँ चाहिए, है ना? हाँ, करेक्ट। बाकी हाँ चलेगी सर ठीक है। सर पत्थ वगैरह पत्थ है। पत्थ में क्या दें सर? पत्ता सब पत्ता कुछ में खिलाओ। उनको वायुवर्धक जितनी भी चीजें सब बंद कर दो, उनसे कहना केला नहीं खाना, उनसे कहना ये जितनी भी मतलब कहना चाहिए चावल वायु और वगैरह। पित्त ये दोनों ना बढ़े, हो सकता है कि अम्ल पित्त की संप्राप्ति हो, इसलिए बंद करके चलना। ये टमाटर जी समाटर जी खट्टा वट्टा पानी और ये जी आपने जो पहले बताया हाँ था वो वही हाँ सारे के वही सारे चलते वो रहना, उसी पर जी टिके रहना बस। जी 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 सर। पर सर केला तो कफवर्धक होता है, केला कफवर्धक होता है वातवर्धक। लेकिन वायु के शीत गुण को बढ़ाएगा। अच्छा थैंक यू सर, आभार सर। जी अब रखो अपना प्रश्न। कोई केस है इसका जिनका है हाँ सर डॉक्टर एक अच्छा गड़बड़ी मैं पूछ सकता हूँ? है जी। गड़बड़ी में नशे का निषेध क्यों है सर? गड़बड़ी में नस इसलिए नहीं देते हैं, उसका एक कोई बताना चाहे तो बताए। वायु के प्रतिलोम गति हो जाती है और मूड गर्भ की उत्पत्ति हो जाती है। ऐसे जब खींचेंगे तो फिर वो जो नीचे की भी वायु है वो ऊपर की तरफ मतलब होने लगती है, वायु की प्रतिलोम हो जाता है ऐसा। धन्यवाद। लिख ले। संगीता मैम का सर केस ले लीजिए, कल से ही वो परेशान है, कह रही थी हमारा फर्स्ट हो जाएगा। सर वो संगीता स्टाफ का ये मामला है थोड़ा सा, इसलिए भी थोड़ा सा है। जी सर जी, संगीता मैम का जरूर जी जी। सर हाँ yes। सर मैंने एक वो पीडीएफ डाली थी, संजय नाम से है, पड़ी हुई है, वो स्टाफ है हमारे यहाँ। और उसकी रिपोर्ट्स चाहे तो देख लीजिए सब लोग। नए और हैं, इलाज चल रहा था। नहीं डॉक्टर साहब अभी पहली बार आज इसको डिस्कस कर रहे हैं। उसका बचपन में जब वो हुआ होगा तो उसके गर्दन में एक इंसेफ्लाइसिल जो था ना, ये मेनिंगोसील टाइप का, वो गर्दन में उसके था। तो मदर तो उसकी डेथ हो गई है, तो अब वो तो कुछ बताने वाला कोई है नहीं। तो एक फोटो उसके पास रखी थी 3-4 साल की, वो भी मैंने डाल दी है। उसमें बालों के नीचे एक वो लंप सा दिखाई दे रहा है फोटो में। तो कब डाली पीडीएफ? डॉक्टर साहब 2-3 दिन से रोजाना डाल दे रही हूँ क्योंकि शायद आज केस उठेगा। अच्छा एक तो संजय नाम से पीडीएफ है, देख लो जरा, 1 मिनट सब लोग। ऐसा कल वाले में भी मिल जाएगी। एक बच्चा है डॉक्टर साहब 3-4 साल का, उसके बालों के नीचे से वो एक लंप सा दिखाई दे रहा है, मैंने उसको पॉइंट आउट भी कर रखा है। मैडम ये केस मेनिंगोमाइलोसिल का है, आप जैसा बता रहे हो जी। और ये प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर 13 वीक्स के अंदर में जो मॉडर्न वाले बोलते हैं कि जो लोग फॉलिक एसिड नहीं लेते हैं उनको ये आगे चल के जब डिलीवरी होता है तो पेशेंट में दिखता है। मैंने पेशेंट प्रेगनेंसी में फॉलिक एसिड वगैरह अगर शरीर में नहीं पहुंचता है तो हाँ डॉक्टर साहब फॉलिक एसिड के उसकी डेफिशिएंसी से तो होते ही ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होते हैं जो। हाँ, और साथ में ये किस लेवल में ये मेनिंगोमाइलोसिल है उसके ऊपर में पेशेंट के न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम शरीर में पेशेंट के दिखाई देते हैं। जैसे कि अगर लोअर पार्ट में आया L1 L2 L3 में तो पेशेंट का यूरिन स्टूल इन सबको अर्जेस में प्रॉब्लम होता है और अनकंट्रोल्ड होता है ना, और इवन कॉन्स्टिपेशन भी रहता है, पेशेंट को मिक्सचुरेशन करने में प्रॉब्लम होता है, ये सब चीजें हैं। और अगर सर्वाइकल लेवल में होगा तो बाद में सारे ऑर्गन को इन्वॉल्व करेगा। ये सारे सिम्टम्स पेशेंट को मिलने वाले हैं। यहाँ पर ना मैम मेरा जो एक्सपीरियंस एक पेशेंट का है मेनिंगोमाइलोसिल का, और जब पेशेंट का मैंने 5 साल की उम्र के पहले एक न्यूरो सर्जन की बेटी थी उनका था, और मेरे हॉस्पिटल के टाइम में ये पेशेंट आया था। वहां पर उस पेशेंट को जो रिजल्ट आया था स्वर्ण भस्म और चांदी के भस्म को दिया गया था, उससे पेशेंट के सारे न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स रिकवर कर गए थे। बहुत ही मिनिमम डोज स्वर्ण भस्म और चांदी के भस्म को दिया गया था पेशेंट को। अच्छा अच्छा। और इससे क्या है पेशेंट के सारे न्यूरोलॉजिकल सिम्टम जो है वो चले गए थे, और वो न्यूरो सर्जन ने काफी अप्रिशिएट किया था पूरे ट्रीटमेंट को। और उसके बाद मेरे हॉस्पिटल खत्म होने के बाद फर्दर उसका फॉलोअप मैं नहीं कर पाया। तो यहाँ तक का रूट मेरे को जो पता था मैंने आपको बताया। जी 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 सर, इसमें फिर इसका 4 साल के बाद ऑपरेशन हुआ था,
और इनके वेंट्रिकल्स में भी फ्लूइड था, हाइड्रोसेफेलस था। तो खाली यही सर्जरी हुई थी। बाकी इसके हाथ कांपते हैं सर, और सर में बहुत दर्द होता है। तो अभी इसमें एमआरआई और सीटी स्कैन वगैरह जो भी कराए हैं उनमें इसके यही निकलता है, वेंट्रिकल्स में एक्सेस फ्लूइड है। तो उसकी वजह से उसको सिर में दर्द, और इस समय तो बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो सर्जरी उसे बताई गई है। एमआरआई की रिपोर्ट बोल रहे हैं इससे ज्यादा आराम नहीं मिलेगा। आंखों में डॉक्टर साहब उसको देखिए तो थोड़ा सा उसके स्क्विंट टाइप का लगता है, जैसे नहीं बहंगापन जैसे कहते हैं, तो थोड़ा सा लगता है। और हाथों को हम लोगों ने खुद ही नोटिस किया कि इसके हाथ कांपते हैं। पूछा तब उसने बताया, सारी हिस्ट्री बताई अपनी। देखने से भी फोरहेड उसका थोड़ा सा लगता है जैसे नहीं हाइड्रोसेफलस वाला होता है, बड़ा सा थोड़ा सा साइड वेंट्रिकल्स, उसके उसमें बताया भी गया है कि फ्लूइड है, अभी भी ज्यादा है। रिपोर्ट्स रक्स एमआरआई की भी लगी हुई है। मैडम उनका पेशेंट का जो बिल्ड है, मसल जो है, उसमें क्या वास्टिंग है? हाँ बहुत ज्यादा अच्छी हेल्थ तो नहीं है। क्योंकि ट्रेमर जो होता है ना, वो मसल के वास्टिंग होने के बाद होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, नंबर 1। और दूसरा जो है, पेशेंट का वायु की वृद्धि होने की वजह से, चलगुन की वजह से भी पेशेंट के ट्रेमर्स आते हैं। और जो होता है कि नहीं है एक्चुअली, वैसे थोड़ा सा जो वाइब्रेट, हल्का बहुत माइल्ड हल्का सा लगता है, जैसे नहीं बहुत हल्का उसको सा। उसको ना हाथ बंद करके, दोनों हाथ को सीधा करके, फिंगर को स्ट्रेच आउट करके रखने के बाद उसको आंख बंद करके रखने के लिए बोले, तब चेक कीजिए कि वेदर उसका हाथ कांपते हैं या नहीं। नहीं नंबर वो 1। ओपन जी, ओपन में भी पता चलता है। बंद करके नहीं, आंखें बंद करके ही फिंगर को आउट स्ट्रेच करके तब ट्रेमर चेक किया जाता है मैम। कोर्स है कि फाइन ट्रेमर है, वो आपको चेक करना है, नंबर 1। नंबर 2 जो है, वैसे रत्नावली में आपको मस्तिष्क चिकित्सा में आपको इसका जो हाइड्रोसेफलस बेबी है या वेंट्रिकुलर में डायमीटर बढ़ा हुआ है, इन सब के लिए चिकित्सा बोली हुई है। योग में भूल रहा हूँ उसका नाम, लेकिन वो बोला गया है जी। तो सिर दर्द, आपको आईसीटी रेस हो रहा है बोल करके सिर दर्द हो रहा है, ऐसे पेशेंट को 3 सिम्टम ज्यादा मिलते हैं। हेडेक होता है, और पेशेंट को फोटोफोबिया मिल सकता है, और नौशा या वॉमिटिंग। नौशा नहीं मिलेगा, वॉमिटिंग मिलेगा। वॉमिटिंग नौजिया उसको कुछ नहीं है सर, खाली ये वो एडाप्टेशन में आ गया मैम, वो हाँ उसके एडाप्टेशन में आ गया, क्योंकि डिजीज बिल्कुल उसके एस्टैब्लिश हो गया। हाँ जी। और सीजर सर, सीजर सीरियस नहीं है एक्चुअली जन्म के साथ इस तरह के रोग जो आते हैं ना, जो इनबॉर्न रहते हैं, नियोनेटल लाइफ से रहते हैं, तो उन सब में बहुत एक्स्ट्रा वेसेलर सिम्टम्स कम मिलते हैं। लेकिन चूंकि फ्लूइड का वो जो हाइड्रोसेफलस का रीजन बढ़ रहा है ना, तो उससे आस्ते आस्ते फ्लूइड भी बढ़ रहा है, तो हेडेक के सिम्टम मिल रहे हैं, अदरवाइज कोई सिम्टम नहीं। उसको। उनको मेडिसिन दी है अभी एलोपैथ में, और कहा है कि तुम्हें बहुत पसीना आएगा, पसीने से ज्यादा तुम्हारा फ्लूइड कम हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो सर्जरी होगी। तो स्टेंट डालने के लिए बोलते हो ना वो। पहले डला है मैम, जब ऑपरेट हुआ वैसे था तो इसका डला था क्या? सर्जरी ही होगी। हरिओम सर आप बताइए, मेरे हिसाब से तो ये शायद शल्य का ही डिपार्टमेंट का ही है। बताओ, आप बताओ तो। नहीं, पहले मेरे को ये बताओ संगीता मैम कि जब इनका पहले ऑपरेट हुआ था तो स्टंट डला था क्या? शंटिंग करते हैं वो एक्चुअली? नहीं मैम, ये था बचपन में उसका क्या हुआ मैम, उसके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई पेपर नहीं है, मदर उसकी है नहीं, तो कुछ बताने वाला नहीं है कोई उनके पास कोई मैम हिस्ट्री पहले नहीं है। मेनिंगोमाइसिल को ही निकाला होगा उन्होंने, ब्रेन को थोड़ी बस ओपन खाली किया कोई होगा। निकाल दिया होगा मैम। वो रिपेयर होता है मैम, फ्लैप रिपेयर होता है, वो निकालते नहीं है मेनिंगोमाइसिल को, फ्लैप रिपेयर हाँ करते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। और ब्रेन में वो लोग उस समय कुछ नहीं करते हैं, जैसे सिम्टम्स आएंगे, पैथोलॉजी डेवलप होगी, अकॉर्डिंगली जी। तो सर उसको ये बताया कि पसीना आएगा, पसीने मेडिसिन दे रहे हैं, खूब पसीना आएगा और उससे तुम्हारा फ्लूइड कम हो बेकार जाएगा। थ्योरी है मैम, वो सेल्फ थ्योरी है, मुझे सर थ्योरी की नहीं बात है। सही लगी, सर ने एक दिन अभी नहीं उस केस में डॉक्टर प्रमोद सर के उसमें बता रहे थे कि वो हाँ, वेंट्रिकल से सप्लाई सीएसएफ में, स्पाइनल में आएगा, स्पाइन में, तो उसका प्रेशर कम होगा। वही चलेगा मैम, वही सेम चलेगा ट्रीटमेंट। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही। मतलब वो ऐसा क्या मुझे भी ट्रीटमेंट है, एक बार मेरे को बता दे, मैं वो मिस कर जाती हूँ। जी सर उनको तो एरेक्नॉइड सिस्ट था काफी बड़ा, जो पहले वाला केस था उसमें तो सर ने अलग से पूरा संप्राप्ति बना के बताया था। अच्छा।
ट्रीटमेंट में यही रहेगा या चेंज होगा सर? नहीं, इसकी संप्राप्ति बिल्कुल अलग है। जी सर, जी सर। संप्राप्ति बिल्कुल अलग आप है। बताओ सर, हम लोग नहीं बता पाएंगे। और कोई पवन सर जी, आप कोई अगर कुछ करे बताएं, कुछ दिमाग में आ रहा हो। मेरे हिसाब से तो सर वो सर्जरी ही मेरे को समझ में आता है, बाकी तो मेरे को जी सरोज जी, आप कुछ अपना व्यू दें, कुछ अगर आपके दिमाग में आ रहा हो। बता रही हो। हाँ, मेरा दिमाग में ये आ रहा है कि मेनिंजो सील ये तब डेवलप होता है जब सीएसएफ का मूवमेंट जो होता है वो रेस्ट्रिक्टेड होता है, और जो हमारी स्पाइनल कार्ड हुई या ब्रेन, उसकी जो वाल उसकी जो ड्यूरामेटर पाया मेम्ब्रेन, ये मेनिंजियोमायोसिल का रूप ले सकती है। तो इसमें अगर जो हम लोग सर्जरी प्रिवेंट करना चाहते हैं, ये कर सकते हैं कि जैसे हम लोग अम्बलाइकल हर्निया के केस में एक सिक्का रखवा के उसके ऊपर से कुछ ड्रेसिंग कर देते हैं, तो ऐसे ही यहाँ पे भी जिस एरिया में मेनिंजियोमायोसिल हुआ हो वहां पे उसको अंदर की तरफ करके थोड़ा सा ऊपर की तरफ कुछ टेप वगैरह लगा के अंदर सबसाइड ही कर जाए। और इसका एक बहुत बड़ा कारण ये हो सकता है कि जो हमारे सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स होते हैं उनमें दो लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं। लेटरल वेंट्रिकल्स में ये थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल के बीच में एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस हुआ करता है। तो एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस जो होता है उसमें कहीं नैरोइंग हो जाती है, तो ये सीएसएफ का मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड होता है। एक कारण ये हो गया। दूसरा कारण ये कहीं ट्यूमर वगैरह अगर जो इस एरिया में कहीं बन रहा हो तो उसका भी एक प्रभाव पड़ता है, जो कि सीएसएफ के मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करता है। अब सीएसएफ तो लगातार बनता जा रहा है, कोरॉइड प्लेक्सस के द्वारा बनता जा रहा है, और सीएसएफ को बनाने के लिए और भी रिस्पॉन्सिबल चीजें हैं, मुझे याद नहीं रही कौन कौन बनाता है सीएसएफ को। लेकिन सीएसएफ के लगातार अनकंट्रोल्ड बिल्कुल बनता रहता है और काफी बनता है, एक से करीब बनता है। आवाज आपकी मुझे जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, तो इसका सीएसएफ का ड्रेनेज भी एपेंडाइम से हो जाया करता है, ब्लड में चला जाया करता है। तो ये जब इसका रेस्ट्रिक्शन होता है तो सीएसएफ का प्रेशर बढ़ जाया करता है। इन केस एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस का कहीं पे अगर जो ब्लॉकेज की वजह से आवाज बहुत कम आ रही है मुझे सर। बेसिकली तो यहाँ पे ना जो न्यूरल ट्यूब है ना वो प्रॉपर नहीं बनी है, जो एंड ऑफ द ट्यूब है ना वो नहीं बना है, तो वहाँ पे वो रिस्ट्रिक्टेड हो रहा है। फ्लूइड रिस्ट्रिक्टेड होने की वजह से वो एरिया फैल जाता है। वो कई बार तो ये कंडीशन हाइड्रोकेफेलस या हाइड्रोसिपेलस में कन्वर्ट हो जाती है, और अगर जो मेनिंजेज हमारी वीक हुई तो ये मेनिंजो मायोसील वगैरह मेनिंजोसील का रूप ले लेता है। मेनिंजेज का जो बाहर निकलना, प्रोट्रूड करना, वो मेनिंजोसील का रूप ले सकता है। अच्छा, उसके बाद जो ट्रीमर्स हैं, ट्रीमर्स आर डायरेक्ट रिलेटेड विद द डोपामिन हार्मोन। अगर जो डोपामिन है तो जो हमारे बॉडी के मूवमेंट्स हैं वो कंट्रोल्ड रहते हैं। डोपामिन की कमी होने पे मूवमेंट जो होते हैं हमारे वो थोड़ा सा एग्जैगरेटेड हो जाते हैं, जो ट्रिमर्स का रूप ले लेते हैं। तो इसमें डोपामिन लेवल भी अगर जो चेक कराया जाए तो वो बेहतर विकल्प हमारे लिए हो सकता है। तो डोपामिन इज अ पार्ट ऑफ ब्लड, और उसके लिए हमको उस तरीके की चिकित्सा करनी पड़ेगी। और इसमें अगर जो हम सर्जरी प्रिवेंट करवाना चाहते हैं तो कोई पैच इस तरीके से लगाएं और कुछ इस तरीके से ड्रेसिंग करें कि 1 महीने 2 महीने वो अंदर की ही तरफ अगर जो मेनिंजोसील रहे तो शायद हील कर जाए। एक यही विकल्प मुझे नजर में आ रहा है। बाकी तो और सर सर्जरी तो उसकी बचपन में हो चुकी है, 4 साल पहले ही हो गई, 4 साल की। नहीं मैम, उसमें जो अब की एमआरआई रिपोर्ट है वो पढ़ो, उसका वहां पे भी ऑब्स्ट्रक्शन है, और जो उसका ऑपरेशन हुआ था उसके वहां पे भी ऑब्स्ट्रक्शन है। तो श्रुति मैम ठीक कह रही है, सर्जरी में ही जाने का है। बाकी तो खैर सर तो एक्सपर्ट हैं, बता ही देंगे। पर जो रिपोर्ट अभी लेट एमआरआई वाली है उसमें दोनों जगह ऑब्स्ट्रक्शन है, जहाँ ऑपरेट हुआ था वो भी रह गया है, और ऊपर जो यहाँ पे ड्रेनेज होती है वो भी ऑब्स्ट्रक्टेड है। मैम जब तक फ्लूइड का सीएसएफ नहीं निकलेगा ना, प्रॉपर्ली फ्लो नहीं होगा,
तब तक ये ब्रेन को डिस्ट्रॉय करता रहेगा और ट्रीमर्स और ज्यादा बढ़ते रहेंगे, आईसीपी रेज होगा, सीजर के बहुत ज्यादा चांसेस होते रहेंगे, रिकरेंट सीजर में आना स्टार्ट हो वही जाएगा। वही जो आंखों का मैम आप कह रही हैं वो सनसेट साइन होता है, वो ज्यादातर जब इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ता है तो हाइड्रोकेफेलिक पेशेंट्स में आता है वो। जी वो बिल्कुल। उसका सिम्टम है। सर यहाँ पे प्रोलेप्स या हर्निया की चिकित्सा करेंगे ऐसा क्या? इसका सर बताओ आप। हरिओम सर। यहाँ अर्श की चिकित्सा करेंगे, अर्श की। ओ माय गॉड, कैसे सोचते हो सर आप? सारे लोग सोचते हैं। माय गॉड। यहाँ पर अर्श की चिकित्सा करेंगे। वायु ने वहां पर सब अपना प्रेशर पूरा बना के और वहां की जो धातु थी मज्जा धातु उसका क्षय किया, और क्षय करने के बाद फिर वहां ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करके मल्टीप्लिकेशन शुरू कर दिए। और वो चीज वहां क्योंकि ना ऊपर जा रही है और जा रही है तो बहुत कम उसमें जा रही है, सिनोवियल फ्लूइड बहुत कम मात्रा में उधर जा रहा है। अब उसके पास एक ही रास्ता बचता है कि वो बाहर निकले। ऊपर उसके जाने का रास्ता रिस्ट्रिक्ट है, ज्यादा नहीं है, मतलब बहुत नहीं है। अगर बहुत हो जाता तो फिर उसकी जितने भी कॉन्शियस लेवल था वो खत्म हो जाता। हाइड्रोसिकुलस बहुत ज्यादा बुरी तरह से डेवलप हो जाता, बच्चा अब तक कहीं से कहीं पहुंच जाता। लेकिन वहां इतना नहीं है। लेकिन वायु का मेन काम रहा है वहां पर कि वहां पर उसने मज्जा धातु को सीधे सीधे क्षय किया है, और क्षय करने की स्थिति में फिर वहां पर आयाम पैदा कर दिया। आयाम पैदा का मतलब समझ रहे हैं, उसने डायलेशन पूरा किया, और वहां पर डायलेशन करते करते जो वेंट्रिकल थे वो भी फैल गए, और वहां पर जो सेरिब्रल फ्लूइड था वो, क्योंकि उसका रास्ता इधर उधर नहीं है तो वो भरेगा वहां जाके। अब हमको दोनों तरफ से रास्ते खोल रहे हैं। बेशक पेशेंट को बाद में सर्जरी में जाए, लेकिन हम वो सर्जरी में जाने का मतलब जैसे कि वो सर्जरी में जाए, लेकिन वहां पर पहले ये बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाए कि अब अगर इसकी सर्जरी ऊपर से की जाए तो वो जो इसके अंदर जो पदार्थ आ रहा है, जो ये बल दे रहा है, वायु अपना काम वहां कर रही है। अब उसने वहां पर पूरी तरह से वो हट चुकी है, और वहां पर कोई भी किसी तरह का अब वहां पर कोई मटेरियल जा नहीं रहा है। और आप धीरे से अगर उसको हटा भी देंगे तो फिर वो दोबारा फिर उसकी उत्पत्ति होगी नहीं, क्योंकि जितने भी चैनल है सब खुल चुके हैं और मज्जा धातु की पुष्टि हो चुकी है। टाइम लगेगा और इस ठीक हो जाएगा। चिकित्सा बता दे। ठीक है सर। मैं ट्रीटमेंट बता रहा हूँ। इसमें अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप मुझे बताओ, क्योंकि मैंने तो वो चीज सोच ली, पहले से सोच ली थी कि ये चीज यहाँ पर हुई है। मेरे पास भी आए हैं पेशेंट, ठीक किया है मैंने, लेकिन ये है कि उसको समझना अभी एकदम समझ में नहीं आएगा। जब आप रिव्यू रखोगे तब आपको समझ में आएगा कि मैंने इसको इस तरह से सोचा, और वहां पर सीधे मैंने अर्श की चिकित्सा वहां पर कर दी। क्योंकि अर्श की कुछ चिकित्सा, अर्श की संप्राप्ति इसलिए थोड़ी सी बना दी वहां पर, क्योंकि वहां के क्षय के द्वारा उसने आयाम पैदा कर दिया, धातु क्षय कर दिया, मज्जा धातु को क्षय किया, और वहां पर फिर उसकी लेयर हो गई पतली। और फिर जब पतली लेयर हो गई वो बाहर निकल के आई, उसका रिस्ट्रिक्शन रास्ता दोनों तरफ से रुके हुए थे, इसलिए वेंट्रिकल जो है फूला, वेंट्रिकल का डायलेशन हुआ, और उसके अंदर सीएफएस का प्रेशर तो मतलब कहना चाहिए मेंटेन है उसका, लेकिन वो मेंटेन तब तक है जब तक वहां पर डायलेशन कंप्लीट नहीं हो जाता। और जिस दिन डायलेशन कंप्लीट हो गया उस दिन उसका प्रेशर बढ़ जाएगा, और पेशेंट जो बच्चा है वो उसका, अब ये क्या करेंगे, ये कुछ नहीं करेंगे, उसमें एक बार ऑपरेशन है वो वहां से काटेंगे फिर निकाल देंगे, फिर वो होना शुरू हो जाएगा। आपने बाहर का अंदर का कोई भी रास्ता वायु का, सिनुलर फ्लूइड का खोला ही नहीं, और ना उसे खोल सकते हैं वो। सर वो ट्रीमर सब वायु के चल गुण की वजह से ज्यादा बढ़ रहे हैं, वायु का ज्यादा, वायु का नहीं, वायु का वहां पर जो अपना गुण है, वायु जब किसी को सुखाती है तो उसके 3 गुण आपस में, 4 गुण आपस में शीत गुण को छोड़ के खुद उष्ण हो जाती है। लघु सूक्ष्म, लघु रूप से सूत, और फिर जो है उष्ण होगी, और फिर वो ढंग से उसको सुखाएगी जहां उसे सुखाना है, वहां की स्निग्धता को भी खत्म करेगी। क्योंकि वहां पर वो फ्लूइड को इसलिए नहीं सुखा पा रही है क्योंकि उसकी जो मात्रा है वहां पर वो बड़ी है, और वो बड़ी है तो इसलिए वहां सुखाने की बजाय उसने क्या काम कर दिया कि वहां पर फ्लूइड तो बढ़ रहा है और उसके साथ उसको डायलेट करना, आयाम का गुण पैदा कर दिया वहां, और सीधे सीधे वेंट्रिकल जो है ऐसे करके होते चलेगी। लेकिन एक स्थिति कभी ऐसी हो सकती है कि अगर बच्चे को कोई दिक्कत होती है, वैसे दर्द के अलावा और कोई दिक्कत होती है, जैसे कि वो अनकॉन्शियस हो जाता है, सुनने में उसे कोई दिक्कत होती है, देखने में कोई परेशानी होती है, तो उस स्थिति में फिर उनको वहां ऑपरेशन कराना पड़ेगा। वो थोड़ा फ्लूइड वहां से निकलेगा और फिर वो थोड़े दिन के लिए ठीक रहेगा। फिर ये स्थिति ऐसी बनती चली जाएगी जब तक उसकी मज्जा धातु नहीं, मतलब कहना चाहिए पूरी तरह से मज्जा धातु की जो बार कर रही है हमारी वायु, उसको जब तक हम शांत नहीं करेंगे
तब तक ये जो पैथोलॉजी है वो बनी रहेगी पूरी तरह से। हाइड्रोसिफिलिस के अंदर केवल एक ही कंडीशन होती है कि सब रास्ते बंद होते हैं और वो रास्ते को खोलना चिकित्सक का काम है। हाइड्रोसिफिलिस का मरीज इसलिए तो जल्दी मर जाता है क्योंकि उनके वायु तो कोई मानते नहीं है, बस वहां पर एक ही चीज मानते हैं कि यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन है। अब ब्रेन में कितनी कहाँ स्टेंट डालोगे आप ब्रेन के अंदर, तो इसलिए वो कहते हैं कि यहाँ पर जो है बुखार सर को चढ़ गया और वायु बहुत उष्ण तीक्ष्ण, हाइड्रोसिफिलिस की बता दे रहा हूँ, वायु वहां पर बहुत ज्यादा उष्ण हो जाती है, इतनी लघु हो जाती है कि छोटे छोटे से स्रोत में प्रवेश कर जाती है और वहां हर चीज को डायलेशन पैदा करती है वो, और पूरा सर जो है ऐसा हो जाता है। पक्का से कि यहाँ पर संप्राप्ति को भंग करना है बच्चे को हर तरह से। सर मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे, ये मतलब अर्श जैसे, क्योंकि जैसे अर्श जैसी चिकित्सालय को जैसे सर भ्रंश जैसा भी सोच सकते हैं क्या, जैसे जो खुद भ्रंश हो जाता है, प्रोलैप्स हो जाता है, तो वैसा? देखो मैं बताऊं, वहां पर वायु अपने प्रेशर से भ्रंश पैदा करती है, यहाँ पर वो अंदर धातु क्षय पैदा कर रही है। अर्श की चिकित्सा में आचार्यों ने बताया है कि मांस रस का सेवन करें, तो वहां पर मांस क्षय हुआ है। अगर वहां मांस क्षय नहीं हुआ था तो उन्होंने हर चीज को जोड़ा है कि वहां पर अर्श की चिकित्सा में मांस रस का विशेष रूप से प्रयोग बताया। तो वहां पर क्या है कि वो जो अर्श वायु वहां पर प्रकुपित हुई और एंड ऑफ दी कहां पर जाके वहां पर उसने क्या काम किया, ये आप पढ़िएगा, उसमें साफ लिखा है अर्श की चिकित्सा में मांस का प्रयोग जहां पर बताया है, वहां पर आपको दिमाग में सोचनी है कि यहाँ पर मांस क्यों दे दिया, मांस रस को ही इतनी इंपोर्टेंस क्यों दी है अर्श चिकित्सा के अंदर, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि वहां पर मांस क्षय हुआ है, इसलिए मांस को वहां पर लगाना है, हमको ले जाके उसको रोकना है कि आप क्षय मत करिए यहाँ पर, और उसको प्रेशर को, क्योंकि लिवर का सक्शन प्रेशर पूरी अब देखो वहां पर भी एक अवरोध है, वहां कहाँ अवरोध है, वहां पर अवरोध है सीधे लिवर के अंदर, वहां पर कंजेशन है, वो नीचे से ब्लड नहीं खींच पा रहा है, वहां पर वो सीएसएफ को नहीं खींच पा रहा है। क्या बात, सैल्यूट। तो सर इसमें वातार्श की चिकित्सा करेंगे? तो सर अब मेरा एक प्रश्न है, किसी भी प्रकार का अर्श हो उसमें संप्राप्ति एक ही होती है। मज्जा धातु का क्षय है तो अर्श क्यों, मांस धातु का क्षय है तो अर्श है ना? मांस धातु का क्षय है, अर्श है, लेकिन मज्जा धातु का अर्श है, वहां भी मतलब कहना चाहिए अर्श की चिकित्सा करनी पड़ेगी। पॉलिप जो होते हैं गॉल ब्लैडर पॉलिप, वहां भी अर्श की चिकित्सा करनी पड़ती है। वो तो ठीक है, वो तो, पर वहां पे भी तो हम अर्श मानते हैं कि वहां मांस धातु का क्षय हुआ, उसकी लाइनिंग पतली होगी तो उसमें हवा ने आयाम पैदा किया। यहाँ पे मज्जा धातु का क्षय है तो फिर अर्श मतलब मज्जा के क्षय पे कार्य करेंगे कि मांस के क्षय पे कार्य करेंगे? मज्जा धातु हाँ ठीक है, यहाँ पर जो ट्रीटमेंट है वो मज्जा धातु को होगा, ना कि मांस का होगा। हाँ यही पूछ रही थी बस। ठीक है लिखो, अगर कोई किसी का कोई डाउट हो तो बिल्कुल संप्राप्ति एकदम क्लियर है, मैं इसको बिल्कुल एकदम राइट अपनी जब छापूंगा किताब ना तो उसका करके लिखूंगा कि यहाँ पर ये करें, और आप अच्छा बच्चे को रिजल्ट मिलेगा, ये तय है। जी सर। सर छोटे छोटे एडिशन छपवा लो, आपसे यही उम्मीद है। तो बड़ा परेशान होने से कहा, मैंने कहा हम सर से बात करेंगे। जी सर बड़ी पुस्तक की जगह छोटे छोटे बुकलेट छपवा दो थोड़े दिन पहले, एक विषय पे या एक दो हाँ, मैं भी यही कहना चाह रही थी। जैसे अभी आपने बताया था कि अनीमिया के ऊपर आपने 700 पेज की पुस्तक में मतलब 700 पेज लिखे हैं, तो 700 पेज आप अनीमिया के ऊपर एक छोटी पुस्तक अनीमिया ट्रीटमेंट के नाम से जैसे एक विषय के ऊपर हो सकती है। चलो सर चिकित्सा बताओ। लवजीत जी आ गए, हाँ बताइए लवजीत जी, आपका थोड़ा सा ले लें, मैं उनकी चिकित्सा बता दूंगा, आप अपना रिव्यू भी बताओ पोलिप का। सर मैंने उसमें लिखा हुआ था ट्रीटमेंट का, मैं देख के बताता हूँ सर, एक मिनट, एक सेकंड सर। सर इस पेशेंट में लगभग कितना समय लगता है? इसको ये दर्द वाली प्रॉब्लम है, ये सब तो खत्म हो जाएगी 1 महीने के अंदर उसकी। अच्छा, और जो वो क्षयात्मक संप्राप्ति है उसको भंग होने में? उसको 2 महीने लगेंगे बहुत ज्यादा, बाकी फिर उसकी रिकवरी रह गई, वो रिकवरी को 2-4 महीने चाहिए मुझे। अच्छा, मतलब टोटल वही 6 महीने से 1 साल मान लें। हाँ।
रिकवरी के लिए टाइम लगेगा इसमें, बाकी और कोई टाइम नहीं लगेगा। 3 महीने में ये जितने भी इसके जो बॉडी की अपनी जो जितनी समस्या है वो खत्म हो जाएगी। क्या बात है सर, सर बहुत बोलूं बढ़िया। सर बोलूं जी। जी जी सर वो पेशेंट जो है वो अकाउंटेंट का काम करता है शराब के ठेके के ऊपर। तो मेरे पास वो लेके आया था, जैसे एसिड पेप्टिक का अभी मुझे जलन होती रहती है पेट में और दर्द होता रहता। तो पहले अल्ट्रासाउंड में उनका गाल ब्लैडर पॉलिप आया था। तो सारी हिस्ट्री लेके तो मैंने उनको पटोल और पंचतिक्त शाई दिया था बिफोर मील्स, और आपने पॉलिप में अशोकनी वटिका बताया था एक वो दिया। वासा मंजिष्ठा कनका पुनर्नवा इसका आसव मिक्स करके 4-4 चम्मच दिया। शतावरी और मुलेठी की एक टैबलेट आती है लॉसिड डॉक्टर वशिष्ठ की, एक वो दिया मैंने। तो 2 महीने के बाद उसका लगभग ये तो कवर है, थोड़े बहुत वो उसमें कचरे आ रहे हैं किडनीज में स्टोन्स के, वो उसको आज मैंने नीरी शुरू किया, तो वो भी हो जाएगा सर ठीक। वो ये विद इन 2 मंथ ये कवर हो गया सर ये पेशेंट। जी सर एक मेरे पास ये लवजी जी ट्रीटमेंट प्लान उस पे साझा कर सकते हैं आप? सर मैंने ग्रुप में किया हुआ, आप चेक कीजिए। जी धन्यवाद। सर एक दूसरा स्पर्म काउंट वाला आया था पेशेंट। हाँ हाँ वो थोड़ा टेढ़ा था सर, उस पर जोर बहुत लगा मेरा। अच्छा उसका स्पर्म काउंट था सर सिर्फ 14 मिलियन था। अच्छा ये उसके बाद उसका एक्टिव मोटाइल था वो 25% था सिर्फ, अच्छा और नॉन मोटाइल था 70%। जी और उसको मैंने फाइनल जो कल परसों उसकी रिपोर्ट आई है, एक्टिव मोटाइल उसका 60% हो गया, और स्पर्म काउंट जो है 14 मिलियन से बढ़कर 52 मिलियन हो गया। बढ़िया बढ़िया फर्स्ट क्लास। और उसको मैंने ट्रीटमेंट भी सर मैंने शायद लिखा है इसमें, हाँ लिखा है सर। एक तो मैंने पुष्प धनवा दिया सुबह शाम उसको, जी और दूध पपेश्वर का बीज पुष्टि दिया सुबह शाम, बहुत बढ़िया। शुक्र मातृका वटी दिया सर, प्रवाल पंचामृत दिया, और एक पुत्र जीवक और शिलाजीत का योग आता है वो दिया मैंने। हाँ प्रवाल पंचामृत इसलिए दिया सर, वो पेशेंट जो है वो पहले काम करता था इसका ये बर्गर पिज्जा का, तो वो सारा दिन स्टोव के सामने खड़ा रहता था जो अवन होता उसका। हाँ 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 तो उससे जो मेरे को लगा कि उसके ये जो प्रदेश है इसमें उष्णता की वजह से स्पर्म नहीं बढ़ रहे, तो इसके लिए प्रवाल पंचामृत साथ में ऐड किया था। बहुत बढ़िया, बस यही तो सोचना है और बाकी कुछ नहीं सोचना। सर एक स्पर्म काउंट में समस्या ये आती है कि जब उसमें पस सेल होते हैं सीमन में, तब देखा है कि उनका स्पर्म काउंट बढ़ता नहीं है। तो उस विषय पे सेल्स अगर आ रहा है तो वहां पर पित्त की संप्राप्ति को भंग करो। वहां पर पित्त निर्दिष्ट है और पित्त की संप्राप्ति को भंग कर दो। अब पित्त की संप्राप्ति में 3 चीजें देख लो कि कहीं अम्ल पित्त तो नहीं है, पहली चीज। कहीं पर ये बहुत ज्यादा धूप में नहीं रहता है, दूसरी चीज। कहीं भट्टी पे कोई काम करता है, तीसरी चीज। कहीं पर इसको अगर इनको करने से तीनों चीज वो जब आप ये देखेंगे कि इसको जो है ये भट्टी उट्टी में काम कर रहा है, तो आप फिर या आग से काम कर रहा है, तो आपको घृत का सेवन, प्रवाल पंचामृत इसका सेवन कराएं, और आपको लग रहा है कि कहीं ये ऐसा कुछ नहीं है, ये धूप में नहीं है, तो कहीं फिर अम्ल पित्त की संप्राप्ति पे चले जाओ। पूछो उससे कि तुमको अम्ल पित्त तो नहीं है। अगर वो अम्ल पित्त है तो फिर आपको अम्ल पित्त की संप्राप्ति भंग करनी है। वहां पर उसकी जो पित्त है वो विदग्ध होके पित्त मतलब पित्त अम्लता को पैदा करके वहां पर स्पर्म का नाश कर रहा है। तो इसमें कई तरह से घूमना पड़ता है, लेकिन वो 10 मिनट में निकल आता है केवल हिस्ट्री के अनुसार। जी अब इनका ट्रीटमेंट आप लिख लो। थैंक यू लवजीत जी, बढ़िया काम करते रहो ऐसे ही। और सर आपका आशीर्वाद है सर। बस मैं तो थोड़ा सा एक माध्यम हूँ, बाकी आप करो, आप काम तो आप ही कर रहे हो। इनका संगीता जी लिखो, बच्चे को बसंत कुसुमा करो से पूरी सुबह शाम। जी देखो, शतावरी 100 ग्राम, मुक्ता शक्ति 100 ग्राम,
वो 100 ग्राम मुक्ता 10 ग्राम। 10 ग्राम जी। प्रवाल, हाँ प्रवाल स्टी 10 ग्राम, अवरक भस्म 10 ग्राम जी। सर क्या बोला आपने? अवरक भस्म 10 ग्राम, कपर्दक भस्म 10 ग्राम जी। लास्ट क्या बोला सर? कपर्दक भस्म, कपर्दक। सप्तामृत लो की 20 गोली, इनको पीस दो, सब मिला दो एक जगह जी। और आधा चम्मच जी ले लें उसको। कैसे, ऐसे ना पानी से? नहीं, आधा चम्मच लेके आंवला के स्वरस से 10 ml स्वरस में उसमें मिलाए और चाट ले। अच्छा जी। जी। अब ये पांचों लिखो, कनका सब 5 ml, पुनर्वरिष्ठ 5 ml। सर सेकंड क्या बोला सर आपने? पुनर्वरिष्ठ, हाँ, ठीक। 5 ml, मंजिष्ठा 5 ml और बासा 5 ml। ये 20 ml हो गया, सुबह शाम करके इसको पिलाओ और ये चारों पांचों खाली पेट चले जाए पेट में उसके। 20 ml में तो लगभग 80 ml पानी मिला दो, 100 ग्राम बना के उस बच्चे से कहो धीरे धीरे करके इसको 15-20 मिनट में पियो, घूट घूट करके। जी जी। अर्शकुठार रस की 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम को। अर्शोग्निबट्टी ले लेना, अर्शकुठार रस मैंने लिख दिया, अर्शोग्निबट्टी। यस सर। स्वर्ण मधु 1 चम्मच सुबह शाम। क्या सर? स्वर्ण मधु किस कंपनी का आता है सर ये? धनवंतरी फार्मा। अच्छा। आरोग्य वर्धनी, कैसा साल का बच्चा है? ये 25 साल, 1 मिनट देखते हैं सर। 23 साल लिखा हुआ है रिपोर्ट में। 23 हाँ, ईयर्स सर। 23 साल लिखा हुआ है, तो जो पुनर्वरिष्ठ की मात्रा बढ़ाओ 10 ml करो। मैं तो हाँ वो मैं बोलने लगी थी। हाँ मैं तो 23 साल है। नहीं, 23 ईयर्स है सर। हाँ तो 10 ml करो चारों की। ठीक। वो फोटो तो कितनी छोटे बच्चे की दिख रही है। हाँ। अरे तो आपकी रिपोर्ट में पढ़ो ना, उम्र कितनी है। अरे नहीं, मैंने ऐसे तो रिपोर्ट नहीं survive पढ़ी, नहीं मैंने करते। सिर्फ फोटो देखी। मैं भी उसी वो नहीं मैम, वो दिखाने के लिए डाली है फोटो कि उसका ऐसा। अच्छा, मुझे लगा छोटा बच्चा। हाँ ठीक है, चलिए ओके। और वैसे भी इतनी लाइफ सरवाइव होती नहीं है ज्यादातर, अगर हाइड्रोकेफेलस या मेनिंगोमायोसिल होते हैं, बट वो ऑपरेट हुआ शायद तभी सरवाइव कर गया। तो स्वर्ण मधु भी 2 जाएंगे, 2 चम्मच जाएंगे। 2 जाएंगे। और ये आरोग्य वर्धनी 2। और ये शतावरी वाला भी 1-1 चम्मच होएगा फिर। हाँ अब 1-1 चम्मच कर दो, शतावरी वाला ऊपर वाला। हाँ और इसमें सप्तामृत की अब 40 गोली मिलाना। हाँ जी सर, हो गया। षडबिंदु तेल का नस 3-4 बूंद नाक में डाले। 1 बार 2 बार? 2 बार डाले। ठीक है सर। और एरंड तेल रात को सोते समय उसको बता देना, पहले 2 चम्मच पिए, फिर देख ले कि किस तरह से आपको पिलाना है, वो सब आपको पता है। अब मेन चीज है इसमें। अब ये तो हमारी ये वाली चिकित्सा हो गई, दूसरी चिकित्सा अब हमको करना क्या? सर ये इसमें सप्तामृत लॉ वाली जो है वो 40 गोली वो रहेगा आधा ही। आप 40 गोली उसे मिला देना, पीस देना उसको। जी सर, वो आधा चम्मच देना है। 1 चम्मच करना। अच्छा जी ठीक है।
अब जो मैंने जो सील ऊपर है उसको क्या करना है वो चीज हमको देखनी है। मेन चीज वो है, क्योंकि किसी भी चीज को वहां से करने के लिए, वहां से हटाने के लिए, वहां उसको स्रोत खोलने के लिए, वहां पर उसको अंदर ऐसे ले जाने के लिए, ऐसे ही है ना, वो ऐसे करके ले जाना है अंदर उसको, और अंदर वो तभी जाएगी जब वहां से उसका रास्ता खुलेगा। करना क्या है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि वो एक संबंधित मज्जा से है, और मज्जा को सबसे ज्यादा परेशानी नमक से, इसका ध्यान रखना। अगर बॉडी के अंदर सेंधा नमक है उसका यूज कराएं, और उसमें कुछ नहीं करना है। उसके घर वालों से ये कहना है कि आप एक रूमाल लें और एक रूमाल को गर्म करें तवे पे, सिखाई नहीं करनी है, और जैसे सर पे कपड़ा बांधते हैं वैसे ही 5 मिनट गर्म करके रूमाल को ऐसे करके इसको बांध देना है। सर कहाँ बांधना है फिर से बता दीजिए एक बार। वो दिख रही है ऊपर जी, उस पे बांधना है, उसके सर पे नहीं बांधना। गर्दन पे। हाँ, यहाँ पर ऑपरेट हुआ है पहले, वहां पर ऑपरेट हुआ है, तो अगर वो नहीं दिख रही है इस समय जी, तो वहां पर उनसे कहना कि हल्की सी कपड़े से केवल 5 या 7 मिनट हल्की सी कपड़े से सिकाई कर दे वहां पर। जी जी। सर एमआरआई में ऑब्स्ट्रक्शन दिखा रहा है, हर्निएशन दिखा रहा है। हाँ, तो वो दिखा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हर्निएशन में हो रहा होगा धीरे से, तो यहाँ पर सिकाई करेंगे, ठीक है। और वो सिकाई केवल 2-4 मिनट ही होने चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि CSF उष्ण नहीं हो पाए। जी जी। उसको केवल वहां पर हमको करना क्या है कि वायु जो है हल्की सी, उसको अगर वहां उसका गुण कोई प्राप्त है, अगर वो गर्म भी है या मतलब वहां पर आके उसने संकोच का गुण पैदा किया है, तो वो उष्णता से उसको हट जाए वहां से, और वो हटे तो वहां का जो स्रोत है वो खुलेगा, और जो CSF उसके अंदर भरा होगा वो सीधे सीधे हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर चला जाना शुरू करेगा। मतलब पहले तो ब्रेन में जाएगा, और इसको बोलना कि 1 महीने के बाद, बल्कि 2 महीने, 1 महीने के बाद उसका एक टीटी करानी है उसका, फिर अगले 3 महीने में करवाएंगे। पहले 1 महीने में करवाएंगे, फिर अगले 3 महीने में करवाएंगे। ज्यादा लेयर्स ज्यादा जो है वो उसके सामने तो नहीं आना चाहिए ना, तो फिर अगले 3 महीने में कराएंगे। फिलहाल 1 महीने में कराएंगे ताकि हम देख लें कि अब जो है वो हाइड्रोसिफिलिस कितनी है। अगर वो वहां पर कम हो रही है, हम सीधे पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, और फिर हमको सोचने की जरूरत नहीं है जी। तो सर क्या कोई ऑयल नहीं अप्लाई कर सकते? अभी नहीं, अभी हम अप्लाई उसमें ऑयल करेंगे ही नहीं, क्योंकि अगर हो सकता है वहां पर कब भी हो और हम ऑयल कर देंगे अप्लाई, तो वो और रास्ते को बंद कर लेंगे। जैसे संधिवादी, महामाश ना, महामास नहीं, संधिवादी नहीं, उसके बाद जो तेल यूज करेंगे वो सीधे विषगर्भ तेल यूज करेंगे। अगर हमको लगता है कि CSF प्रेशर कम हो गया है तो सीधे विषगर्भ करेंगे। मास करेगा तो वो कफ को बढ़ाएगा, और हो सकता है कि हम उस समय कफ की संप्राप्ति हमारी दवाइयों ने भंग की हो, हम अंदर तो बैठे नहीं है उसके, हम जो आयुर्वेदाचार्य है कुछ अपनी चिकित्सा अनुमान प्रत्यक्ष से चलाते हैं, अनुमान है कि यहाँ पर हो सकता है कि कफ हो, और हम शुरू में अगर उसको स्नेह दे देंगे, और वायु तो वहां पर ठीक है या नहीं है वो तो नहीं है, लेकिन अगर कफ उसके अनुबंध में है तो फिर वो कफ जो है वो तेल से संयोग करके फिर उसकी सहायता कर देगा कि आप हट रही हो पीछे, मैं सामने आ रहा हूँ, अब मैं इसको बंद करूँ। वहां पर ऐसा कुछ नहीं करना है, अभी वहां पर सिर्फ इतना ही करना है। सर ये जो दवाइयाँ दी गई है जी, उन दवाइयों का एक्शन थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? देखो, ये कनकासव है, शिथिलता पैदा करेगा, जो बासा है वहां पर जितने भी स्रोत है उनको खोलेगा, मतलब उनको जो फैला देगा, मंजिष्ठा रक्त का बहाव ठीक करेगा, अर्श कुठार रस अशोकनिवटी दी है, वहां पर जो उसका जो मांस क्षय हो रहा है उसको रोकेगी, मांस को क्षय होने से नहीं रोकेगी बल्कि वायु के प्रकोप से रोकेगी। ऊपर वसंत कुसुमाकर रस मज्जा पे काम करेगा, शतावरी मज्जा पे काम करेगी, अबरक मज्जा पे काम करेगी, सप्तामृतलो मज्जा पे काम करेगा। त्रिबाल हमारे उसको सहायता करेगा कि वहां पर उस अच्छे कप को ले जाए और वहां पर डिपोजिशन करे। मुक्ता सुक्ति भस्म, ये मतलब कहना चाहिए जो अम्लपित्त की संप्राप्ति कहीं बंद नहीं होगी, दोनों मिलकर इसको खत्म कर देंगी। नीचे स्वर्ण मधु
जो है वो एक प्रकार से हमारा टॉनिक है ब्रेन का, इसमें अश्वगंधा वगैरह सब है। ये ब्रेन के प्रत्येक पॉइंट को जो है ताकत देंगे। आरोग्यवर्धनी लिवर से संबंधित जो पित्त है और वहां से जो कफ बन के अगर बद्ध कफ बन के पहुंच रहा है उसको ठीक करेगी। अणु तेल जो दिया है वो सिर में जाएगा और स्नेह पैदा करेगा। अगर वहां पर वायु के द्वारा कोई भी स्रोत रुक्षता को पैदा हो गया है तो फिर वो इसको ठीक करेगा। एरन तेल पक्वास से काम करके वायु का प्रेशर ऊपर है उसको नीचे लेके आएगा। वसंत कुसुमाकर सर, मज्जा पे काम करेगा सर। सर, मेरे को कनकासव कनकासव सर वहाँ कुछ पहले नहीं। शिथिल है सर, पहले ही आयाम नहीं बढ़ा हुआ और आयाम पहले बढ़ा जो हुआ है। वेंट्रिकल है वो नहीं शिथिल है। नहीं, समझो हाँ, समझो समझाओ। वहाँ आयाम बढ़ा हुआ है, ये बढ़ाएगा थोड़े नहीं, ये तो वहां उसको एक कांस्टेंट पोजीशन में रखेगा कि आप यहीं हो जाओ। अब वहां क्या हुआ कि बासा ने स्रोतस को फैलाया, थोड़ा सा फ्लूट गया, वो क्या हुआ कि वो अब तक तो वो डायलेशन था, अब हल्के से ऐसे करके आया, बासा ने वहीं रोक दिया। अब तुम यही बने रहो, अपना काम कर रहा है बासा, मतलब कहना चाहिए जो बासारिस्ट है, जो पुनर्वारिस्ट है, वो वहां पर सोच को कम कर रहा है। वो धीरे धीरे करके उसका रास्ता खोलेगा। कनका आसव धीरे धीरे करके उसको अपनी स्थिति में रहने देगा, ये नहीं कि वो ऐसा हो जाए। पर ये भी तो समझ सकते हैं यहाँ पे कि जो ऑब्स्ट्रक्शन हो रहे हैं ये अरिश जाकर वहां पे स्त्रोतस को फैलाकर वो जो कफ का ऑब्स्ट्रक्शन है या जो भी आम वाम जिसका भी ऑब्स्ट्रक्शन है उसको अपने चैनल से निकाल के बाहर कर देंगे। बिल्कुल करेंगे। जब तक वो चैनल से उसको बाहर करेंगे नहीं तब तक वहां पर संप्राप्ति भंग कैसे होगी? वायु है उसको शांत करेंगे। क्योंकि मेन प्रॉब्लम ये है ना यहाँ पे, क्योंकि जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसके कारण ही वायु वहां फंसी है और वही फंस के वो धातुज है और बार बार आयाम कर रही है। तो ऑब्स्ट्रक्शन हटा, वही सेम जो है, कंडीशन यही बनी होती है। हाँ जी बताओ जी पवन जी। मैंने कहा मैम ने सही बोला। हाँ, सेम कंडीशन क्या होती है कि जब अर्थ चिकित्सा में हम चिकित्सा करते हैं तो पेशेंट कहता है बहुत दर्द हो रहा है मेरे। अब हम क्या करते हैं कि उसको दर्द की औषधियां देना शुरू कर देते हैं। तो वहां पर तेल आपने दे दिया, वायु तो शांत हो गई, लेकिन क्या लिवर की सक्शन पावर ठीक करी आपने? वहां पर जो वायु रुकी हुई है, ब्लड को वहीं रोकी हुई है, वो वहां पर वायु की सक्शन पावर को आप बढ़ा नहीं रहो। अर्शोग्नि, इसकी बस्ती उसकी बस्ती, बेचारे लिवर को कोई देख ही नहीं रहा है कि वो ही तो खींचेगा ब्लड को। भाई उसको ब्लड को खींचने की पावर दे दो आप, वो सब खींच के ऊपर को ले आएगा और अर्श अंदर चले जाएगा और फिर वहां पर आप संप्राप्ति भंग करो उसकी। बस मैं अच्छा एक चीज बता दूं, मैं ये नहीं कहता हूं कि मेरे बहुत ही करीबी ऐसे लोग हैं, बहुत करीबी ऐसे लोग, मतलब जिनको मतलब मेरे अलावा उनके लिए कुछ भी नहीं है। बहुत ही करीबी ऐसे लोग हैं जिनको 3-3 4-4 को एक साथ में अर्श हुआ है। और मजे की बात ये देखो कि जिस समय से अर्श हुआ है मैंने उनको खाना पीना ये सब चेंज किया और 10-12 साल हो गए। ब्लीडिंग होती थी, मैं उस समय ज्यादा उसमें इतना वो था, लेकिन उसमें परफेक्ट नहीं था। लेकिन 10 साल के बाद जब मैंने उनको ट्रीटमेंट दिया, आप यकीन करो आज तक कोई कंप्लेंट ही नहीं करता कि मेरे को अर्श। क्यों? क्योंकि मैंने उनसे हमेशा कहा है कि लिवर में जिस दिन कंजेशन दिख जाए उनको अर्श परेशान करेगा, कंजेशन पैदा मत होने देना। उसमें भीड़ भाड़ इतनी मत कर देना कि वो प्रोटीन से छोड़ रहा है तो कार्बोहाइड्रेट से छोड़ रहा है, इससे और खाए पड़े हो आप उसको, और फिर वो काम करना बंद करेगा। और जो प्रेशर नीचे दे रही है, हार्ट दे रहा है, उस प्रेशर को मेंटेन नहीं कर पाएगा, वो खींचेगा ही नहीं। आपका अर्श कोई खत्म नहीं कर सकता, चाहे आप 4 सूत्र करवा लो, चाहे आप पहले के। हालांकि मेरे एक मास्टर भी हैं मित्र, बुरा ना माने, लेकिन मैं कह रहा हूँ सच्चाई यही है। उसका एक कारण था, जब मैंने इसकी स्टडी करके मैंने देखा कि एक हमारे सुश्रुताचार्य, उन्होंने पूरी अर्श की चिकित्सा, अग्नि कर्म ये जो सब जितने भी दिए उन्होंने अपनी पूरी चिकित्सा बताई। चरक को क्या बढ़ गई जो उन्होंने इतनी बड़ी चिकित्सा अर्श की लिख के और फिर कह दिया कि और उन्होंने कहीं ये भी नहीं लिखा कि जो हमारे धर्मंत्री वैद्य हैं उनके पास जाओ, जबकि एक छांट की चिकित्सा लगी, दिमाग में 100% उठना शुरू हो गए कि जब अर्श ऐसे ठीक हो सकता है तो सर्जरी की आवश्यकता तो बहुत बुरी कंडीशन में होगी। हाँ, सर्जरी की आवश्यकता कब होगी? पेशेंट 10 साल से आहार विहार गलत तरीके से कर रहा है, वो दिखाई नहीं दे रहा है। अब वहां पर उसकी बेनें इस तरफ फट गई, जैसे छिल गई। छिलने का मतलब जैसे हम रगड़ खा जाते हैं, तो बेन छिलती इस तरह से है कि उसका एक प्रकार से कोई ऐसी कटिंग हो सीधी तो उसको जोड़ दो,
कोई ऐसी कटिंग हो तो उसको जोड़ दो, वो चिपक भी जाएगी। सुन लो, ये अर्थ की चिकित्सा का आधा पार्ट खत्म कर दे रहा हूँ आज। कोई ऐसी बेन हो जो ऐसे करके कटी हो तो उसको जोड़ दो, चिपका दो उसके लिए, और जो रब करके ऐसे करके छिल के अगर है तो वो आपसे ना तो जुड़ेगी और ना ही आप जो है उसका कुछ भी कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। वो कंडीशन बहुत दिनों तक अगर ऐसी पड़ी रहे तब वहां पर क्षार सूत्र की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर हमको क्षार सूत्र करना ही करना पड़ेगा। अब ये यहाँ पर दवाइयां किसी होता क्या है, जैसे कि ये मैं थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम दो, मैं आपको समझा दे रहा हूँ, केवल 1 मिनट का टाइम देना। मैं कागज फाड़ रहा हूँ और उसमें कागज फाड़ के, जैसे हम बच्चे रोज होते थे तो वो बनाते थे और बनाते फिर जो है उसको अलग अलग तरीके से जो है वो हम उड़ाते थे, क्या पतंग और ये सो और ये सब करके करते थे। तो मैं अभी 1 मिनट बना के आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से जब ये छिलती है और बहुत दिनों तक पड़ी रहती है तब फिर हमको ये समझ नहीं आता कि हम जोड़े कहाँ से इसको। ये तो बुरी तरह से, अब ये देखो आप, ये जो कागज है, ये कागज मैंने फाड़ा और इस फाड़ने के बाद इस कागज की मैंने कई जो है कई इस तरह से ये करके ये सब ऐसे करके निकाल दिए। ये अलग अलग दिख रहे होंगे आपको सब, इस तरह से ये अलग अलग दिख रहे होंगे आपको, दिख रहा है ना? दिख रहा है, ये अलग अलग दिख रहे हैं, ये भी अलग दिख रहा है, ये इससे अलग हो गए, लेकिन ये पूरा मिलाएंगे तो ये एक जैसा है। अब ये छिली और छिलने के बाद क्या हुआ, इसके सब इतने भी जो आखिरी पार्ट था वो इस तरह से छिल गया, कोई कहीं से चिल्लाए कोई कहीं से चिल्लाए। अब इसको बंद कर रहा है तो ये खुल रहा है, और इसको बंद कर रहा है तो ये खुल गया, और इसको बंद किया तो ये खुल गया। अब यहाँ पर फिर सर्जरी की आवश्यकता होगी। अगर कोई वेन जो फटी है सीधे और वो छिली नहीं है, ये देखिए ये ऐसे करके ये आया, ठीक है, वो छिली नहीं है, वो सीधे सीधे क्या हुआ है, एक जगह से कट हुई है, सीधे सीधे कट ऐसे करके कट हुई है, एक छेद हुआ है उसके अंदर, वहां आपने ब्लड रोक दिया, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर वो छिल गई, जैसे कि हम रगड़ खाते हैं, ऐसे करके किसी दीवार से रगड़ खा जाए तो जो हमारी बेन होती है वो छिलती और फटती, वो चारों तरफ से छितर छितर हो जाती है। तो उस स्थिति में फिर वहां पर सुश्रुत का जो हमारा सर्जरी का पार्ट है वो शुरू होता है। लेकिन चरक को क्या पड़ गई है, अर्श की पूरी चिकित्सा और ये सो वो, इसमें ये दें और उसमें 2500 तरह के घी बना के फेंक दिए, 2500 तरह के तेल बना के फेंक दिए, पूरी हर तरह से जो है वो मतलब कहना चाहिए उन्होंने बताया। तो यहाँ पर दिमाग लगाने की जरूरत है कि इस अर्श चिकित्सा को आप एक जगह लागू ना करें, ये हर जगह लागू हो सकती है। और सबसे ये है कि आपको पता होना चाहिए कि संप्राप्ति बन कैसे रही। ग्रेट सर, 10:09 हो गए, अब गुड नाइट करें, आप थक गए हैं। सर नमस्कार सर, मेरा केस रह गया है, वो कल कर लेंगे, आपका पहले ले लेंगे सर। 2 सर ये कितने दिन के लिए दे दे उसे? 1 महीना अभी। हाँ, अभी तो 1 महीने को देना, फिलहाल 15 दिन की मांगना चाहे तो 15 दिन की देना, दोबारा अगर वो कहना चाहे दोबारा आए तो 15 दिन की फिर दे देना। सर यहाँ 3 चीज हम बोलना चाह रहे हैं, छोटे छोटे लाइन से पॉइंट से जानना जरूरी है सबका, इसीलिए बोल रहा हूँ सर। एक ने जो आपने गर्म कपड़े का ढकने के लिए बोला, वो भी जैसे शीर्षाम्बु चिकित्सा वैसे रत्नावली में बोला गया है, तो उसमें सर नारियल का तेल को बार बार पिलाने के लिए बोला गया है, उस जगह को कपड़े से ढकने के लिए बोला गया है। रस सिंदूर को सारे दिन में थोड़ी थोड़ी मात्रा में 3 बार 2 से 3 बार देने के लिए बोला गया है। इसका रीजन क्या है? किसमें? शीर्षाम्बु चिकित्सा सर वही हाइड्रोकेफेलस, कोई शीर्षाम्बु, शीर्ष सिर में अंबु, हाइड्रोकेफेलस जो पानी भर गया सिर में उसकी बोल रहे हैं सर के। उसमें ट्रीटमेंट में बोला है कि रस सिंदूर थोड़ा थोड़ा देना है और नारियल का तेल पिलाना है और सिकाई भी करनी है, ये कह रहे हैं मनोज सर। जी देखो, तब वहां पर जो हाइड्रोसिफेलिस की कंडीशन है, वो हाइड्रोसिफेलिस की कंडीशन वहां बनी हुई है, यहाँ पर दूसरी संप्राप्ति बनी हुई है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वहां पर जो 6 की स्थिति है हाइड्रोसिफेलिस में, अगर हम ये देखें तो अगर सिंपल किसी को हाइड्रोसिफेलिस है तो वहां पर मज्जा धातु की मतलब कहना चाहिए जो मज्जा धातु जो 6 हो रही है, वायु उसको मतलब कहना चाहिए 6 कर रही है। हाइड्रोसिफेलिस में वायु 6 नहीं करती है, बल्कि वहां पर रास्ते बंद होते हैं और वहां पर कफ जो है होता है, मेन जो है वो कफ अपना मतलब करता है। वायु किसी रास्ते को बंद नहीं करती, वो सिर्फ आयाम पैदा करती है, और आयाम पैदा करने के बाद कफ की जो संप्राप्ति है वहां पर
वो खत्म करनी होती है। यहाँ पर हम कफ की संप्राप्ति खत्म नहीं कर रहे हैं, हमें यहाँ पर वायु की चिकित्सा करनी है मेन रूप से, कि वो हटे वहां से, वो स्रोतस खोले, और वहां पर जो हाइड्रोसेफेलस जिस स्थिति में हो रहा है इतने वर्षों के बाद अब हुआ है, और अगर इस तरह से हाइड्रोसेफेलस का कोई मरीज हमारे सामने आ जाए तो हमें कफ पे नहीं जाना है, हमें जाना वहां पर है कि इसका स्रोतस कहाँ से बंद हो रहा है। अब किसी को एकदम अटेंडम हाइड्रोसेफेलस है कि आ गया 10 मरीज इसको हाइड्रोसेफेलस, तब वहां पर हम ये जो चिकित्सा बताइए कि वो अब एक स्वतंत्र रोग है, उस स्वतंत्र को रोग को देख के फिर आपको कफ की चिकित्सा करनी। जी थैंक यू सर, थैंक नहीं जी, आधे घंटे के बाद फोन कर लूं मैं। या मेरे को अभी फोन मत करना, थोड़ा सा मेरे लिए काम है, क्योंकि सुबह मुझे 6 बजे जाना है, योग का मुझे थोड़ा सा काम करना है, तो अभी प्लीज कल कर लेना मुझे। 12 बजे मैं वहां से फ्री हो जाऊंगा, फिर ओपीडी में जाके बैठता हूँ, तो पेशेंट को तो भीड़ होती है, लेकिन फिलहाल मैं कल कर लेना, मैं उठा लूंगा फोन और बात कर लूंगा। ठीक है गुरु जी, ठीक। सर गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। प्रणाम सर। गुड नाइट सर, गुड नाइट। धन्यवाद सर। शुभ रात्रि। प्रणाम सर, प्रणाम। प्रणाम।